ठीक है ना? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन विद्या का शिविर पहले कर रखा है कहीं ना कहीं? 2 4 6 8 10 12 14 16 20 22 23 लोग हैं जिनका बैकग्राउंड पहले से बढ़िया है। आप में से कितने लोग हैं जो इस संस्थान के आसपास से हैं, मतलब यहाँ या बिजनौर आसपास? बढ़िया, ठीक। मुझे एक अंदाज लग गया। मेरे साथ में सेशन को शुरू करता हूँ। आप सभी को हमारा नमस्ते। ये जो पूरा मध्य दर्शन संस्कृतवाद का शिविर है, या जिसको हम सामान्य रूप से शिविर के नाम से जानते हैं, ये शिविर वस्तुतः एक आदमी आदमी की तरह जी सके, अपने संबंधों में तृप्ति के साथ जी सके, अपने मन को, अपने विचार को, अपने भाव को व्यवस्थित रख सके, समाज में कुछ सार्थक भागीदारी कर सके, प्रकृति के साथ भी एक हार्मनी के साथ, एक व्यवस्था के साथ, एक संतुलन के साथ, एक पूरकता के साथ जी सके, उसका पूरा विस्तार है कि एक आदमी अपने में तृप्ति पूर्वक जी सके, अपने परिवार में संबंधों में तृप्ति के साथ जी सके, समाज में कुछ सार्थक भागीदारी कर सके, प्रकृति के साथ भी उसका जीना एक संतुलन में हो सके। उस दृष्टि से ये शिविर है। सामान्य रूप से इसको हम लोग 7-8 दिनों के शिविर के रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग जगहों पर, और उससे जुड़ी बातों को एक दूसरे के साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। तो चर्चा को शुरू करते हैं हम लोग, और 1 बजे लंच ब्रेक कर लेंगे, ठीक है? कल से क्या सेशन हम सुबह 9 बजे स्टार्ट कर सकते हैं? हम 9 बजे करना कल से 9 बजे कर सकते हैं, ठीक है? तो कल से सेशन 9 बजे तक कर लेंगे। आज अभी से 1 बजे तक चला लेते, 1 बजे लंच ब्रेक कर लेते। लंच के बाद वापस कितना 2:30 बजे मिले हमको? 2:30 बजे चलेगा? हो जाएगी तब तक भोजन और बाकी व्यवस्था? ठीक है। तो भोजन और आवास की जो भी व्यवस्था है वो लंच में पूरा करके 2:30 बजे हम लोग वापस मिलेंगे। आज चाहे तो 3 मिले, ठीक, आज चाहे तो 3 मिले, जैसा कि तो मैं जितनी भी बात यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ तक हमारे पहुँचने में, इन बातों को समझने में, इसको अपने जीने में लाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग है। तो इसमें भी एक आदमी का बच्चा बड़ा होता है, तो आप देखिएगा बचपन से लेकर के बड़े होने तक में, भाषा सीखने तक में, कुछ चीज़ों को समझने में, जीने में बहुत सारे लोगों का उसको योगदान मिलता ही। एक आदमी के बच्चे को अगर माता पिता से लेकर के, घर परिवार से लेकर के, स्कूल कॉलेज से लेकर के, ये समाज के बहुत सारे लोगों का, परिवार और समाज के बहुत सारे लोगों का योगदान न मिले तो बच्चा बड़ा भी ना हो पाए। तो कृतज्ञता अपने में आती ही है, ग्रेटिट्यूड अपने में आता ही है अगर हमको दूसरे से मिलने वाले सहयोग दिखाई देते हैं। आपसे अगर मुझे अपनी जिंदगी में सहयोग दिखाई देता है कि आपने हमारी जिंदगी के लिए बहुत सारा सहयोग दिया है, तो आपके प्रति स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का भाव आता है। तो कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड कोई जबरदस्ती पैदा की जाने वाली चीज नहीं कि तुम हमारे प्रति कृतज्ञ हो, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता, ऐसी जबरदस्ती भी किसी के साथ नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ से ये बात भी दिखता है कि अगर आपको हमारी जिंदगी से सहयोग दिखाई देता है, हमको अगर आपके करने से अपनी जिंदगी में सहयोग दिखाई देता है, तो आपके प्रति स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता आती ही है, ग्रेटिट्यूड आता ही है। तो मुद्दा कृतज्ञता को जबरदस्ती पैदा करने का नहीं, मुद्दा दूसरों से मिलने वाले सहयोग को अपनी जिंदगी में देख पाने का। कहाँ किन किन लोगों से हमको हमारी जिंदगी के बेहतर जीने में सहयोग मिला है, उस सहयोग को देख पाना मुख्य बात है। तो उस दृष्टि से अगर मैं अपनी यात्रा को देखता हूँ, तो उन सभी मनुष्यों के प्रति जिन्होंने मानवीयता को समझने, जीने और समाज में स्थापित करने का प्रयास किया है, उनसे हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलता ही है। मैं आज भी सोचता हूँ कि आज अगर हम लोग एक प्रोजेक्टर लगा के, माइक लगा के, पंखा चला के, लाइट जला के बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है।
किसी ने अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इसमें योगदान दिया है। 100 साल पहले किसी ने लाइट को पहली बार ढूंढने का काम किया। इसी तरह से साउंड सिस्टम, कैमरा सिस्टम, माइक सिस्टम, इवन हमारा भोजन, पानी, रहना, ये सब में देखेंगे तो धीरे धीरे करके समाज का एक विकास हो रहा है, आगे बढ़ने का काम हो रहा है। आज अगर हम इतनी सुगमता से बैठ करके इन बातों को कर ले रहे हैं तो हमारे पीछे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से इसमें योगदान दिया है। तो उन सभी लोगों के प्रति जिन्होंने मानवीयता को समझने के लिए, अपने जीने में लाने के लिए और समाज में स्थापित करने के लिए काम किया है, उनके प्रति अपने में कृतज्ञता का भाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। इस संदर्भ में जब मध्य दर्शन संस्कृतवाद को देखते हैं, जिस पर अभी हम अगले 7 दिनों में चर्चा करने वाले हैं, तो श्रद्धेय ए नागराज जी, जिन्होंने इस पूरी बात को समझने का, जीने का और लोगों तक पहुंचाने के काम को शुरू किया है, उनके प्रति कृतज्ञता होना स्वाभाविक सी बात है। मैं अगर अपनी यात्रा को देखूं तो जैसा कि अभी डॉक्टर रंसिंगार जी ने बताया कि मैं कानपुर में मुख्य रूप से IIT में अपनी इंजीनियरिंग करने आया था 2003 में। तो सेकेंड ईयर में 2004 में मेरा इस जीवन विद्या से परिचय हुआ था गणेश वागड़िया जी के थ्रू। उस समय कानपुर में जैसे ये एक सेंटर है, वैसे कानपुर में भी एक सेंटर है मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान के नाम से। तो वस्तुतः मेरा उस जगह से जुड़ना हुआ और उन्हीं के सानिध्य में अपनी जिंदगी का लगभग 16-17 साल मैंने वहाँ पर 2021 तक लगभग गुजारा है। तो गणेश जी और कानपुर संस्थान के प्रति स्वाभाविक रूप से अपने में कृतज्ञता का होना स्वाभाविक है। वैसे तो इस यात्रा को देखेंगे तो इसके आगे पीछे और बहुत सारे लोगों का भी नाम और योगदान आना बनता है, बट सामान्य रूप से चूंकि मैं अभी मध्य दर्शन संस्कृतवाद की चर्चा करने बैठा हूँ, इसलिए उस संदर्भ में ये 3 कृतज्ञता हमको अपने लिए प्रारंभिक लगती है और स्वाभाविक है। तो इतने के साथ हम चर्चा को शुरू करते हैं। आज के दिन देखेंगे ना, हम सब अपनी जिंदगी को विकसित करने के, बेहतर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। हम हर रोज अपना, अपने बच्चे का, अपने परिवार का जिंदगी ऐसा चाहते हैं कि हमारा कल आज से बेहतर। हर रोज हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी जिंदगी दिनों दिन बेहतर की तरफ जा सके। ये विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, जिंदगी को दिनों दिन बेहतर करने के लिए हम में से हर आदमी किसी न किसी तरह से प्रयास करता है। उसका फल भी दिखाई देता है। पिछले 20, 25, 30 सालों में देखेंगे हमारे गांव के कच्चे मकान पक्के हो गए, सड़कें जहाँ कच्ची होंगी पक्की हो गई, गलियों में भी पक्का होने का काम शुरू हो गया। बिजली नहीं आती होगी, पहले आपके गांव में बिजली आ गई होगी, पानी के इंतजाम किए जा रहे होंगे। किसी जमाने में 30-40 साल पहले लोगों के पास पहनने को इतने कपड़े नहीं होते। आज देखिएगा तो हम में से ज्यादातर लोगों के पास कपड़े कितने हैं इसका हिसाब भी नहीं रखते। तो समय के साथ ये दिखता है कि बिजली की व्यवस्था अच्छी हो रही, पानी की व्यवस्था अच्छी हो रही, मोबाइल अच्छे हो रहे, कपड़े अच्छे हो रहे, मकान अच्छे हो रहे। ये सब के बीच में आदमी अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या लगता है? मोबाइल अच्छा हो जाए, कपड़े अच्छे हो जाए, बिजली अच्छी हो जाए, पानी अच्छा हो जाए, आदमी अच्छा हो कि नहीं? आदमी का सोच, आदमी का विचार, आदमी का व्यवहार, आदमी का आचरण, आदमी का जीना, वो ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या लगता है? होना चाहिए। अगर हमको लगता है कि आदमी ठीक होना चाहिए तो उसके लिए कुछ समय और प्रयास लगाने की जरूरत होगी कि नहीं होगी, या सिर्फ चाहने भर से काम हो जाएगा? ये बात देखिए। इसी तरह से आज देखिएगा ना, तो बहुत सारी समस्याएं समाज में दिखाई देती हैं। मैं सबसे कहता हूँ कि समाज की समस्याओं की एक बार लिस्ट बना के देखिए। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये जितनी सारी समस्याओं को आप गिनते चले जाइए। क्या लगता है ये समस्याएं ईंट, पत्थर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के कारण है या आदमी के कारण? आदमी के कारण। तो अगर इस समस्या को हम हल करना चाहते हैं तो मनुष्य के रूप में हमको आपको बदलने की जरूरत होगी कि नहीं? जिन समस्याओं के मूल में आदमी है, अगर उसको बदलने का काम नहीं करेंगे हम,
तो समस्याएं कभी हल हो भी सकती हैं। मैं सबको सरल सा उम्र देता रहता हूँ, कभी भी बैठ करके देखिए कि समाज आज के दिन जिन समस्याओं से जूझ रहा है, आपका बस चले तो जिन समस्याओं को आप समाज से दूर करना चाहेंगे, उसमें कितनी समस्याएं ऐसी हैं जिसके लिए आदमी को बदलने की जरूरत है, और कितनी समस्याएं ऐसी हैं जिसके लिए इन पेड़ पत्थर पौधे इनके बदलने से काम चल जाए। ये कभी भी आराम से बैठ करके इसको थोड़ा देखने का कोशिश करिए कि अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उसमें कितनी समस्याओं के कारण के रूप में कहीं ना कहीं आदमी है, मानव है। आज के दिन आप देखिएगा तो दिल्ली जैसे शहरों में घुसते ही सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है, हवा की समस्या दिखाई, पानी की समस्या तो ज्यादातर जगहों पे दिखाई देती है। आप अपने गांव से लेकर के, शहर से लेकर मोहल्ले तक कहीं भी देखिए, ज्यादातर जगहों पे आपको जो पानी का जल स्तर है, जो वाटर टेबल है, वो दिनों दिन गिरता हुआ दिखाई देता है। पेड़ पौधों की कमी होती हुई दिखाई देती, पशु पक्षियों की हालत ऐसी हो गई है कि उनके रहने की जगह नहीं बची है, तो ज्यादातर आपको रोड पे दिखाई देती है। आज के दिन सड़कों पे ड्राइविंग करने में सबसे बड़ी समस्या पशुओं की हो गई। तो ये जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं, चाहे वो हवा पानी की समस्या दिखाई दे रही हो खराब होने की, या पेड़ पौधों के कम होने की समस्या दिखाई दे रही हो, या पशु पक्षियों की समस्या दिखाई दे रही हो, ये समस्या अपने आप पैदा हो रही है या हमारे आपके गलत जीवन शैली के कारण पैदा हो रही है? ये हवा पानी मिट्टी पहले से खराब थी या हमारी आपकी गलत जीवन शैली के कारण दिनों दिन खराब होता जा रहा है? तो अगर इसको ठीक करना है तो पहले हवा पानी मिट्टी को साफ करने का काम करेंगे या पहले आदमी की जीवन शैली को बदलने का काम करेंगे? मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि कमरे में अगर किसी नाली से गंदा पानी आ रहा हो, कचरे वाला गंदा पानी अगर कमरे में किसी नाली से आ रहा हो और हम कमरा साफ करना चाहते हैं, तो पहले नाली बंद करेंगे या पहले कमरे में झाड़ू पोछा वाइपर लगाएंगे? नाली बंद करेंगे। सामान्य सी बात है, कॉमन सेंस यही कहता है कि नाली पहले बंद करनी पड़ेगी, कमरे की सफाई तो उसके बाद। तो ये आदमी के रूप में, मनुष्य के रूप में अगर अपनी गलत जीवन शैली के कारण हम हवा पानी मिट्टी पेड़ पौधों में समस्या पैदा कर रहे हैं, तो पहले आदमी को अपने बदलने की जरूरत पड़ेगी या पहले हवा पानी को शुद्ध करने के लिए फिल्टर और प्यूरिफायर लगाने से काम चल जाएगा? स्वयं में बदलाव जरूरी है। हिंदी किन्हीं को कठिन तो नहीं लग रही? कभी भी लगे तो बिना किसी संकोच के मुझे रोक लीजिएगा, और कभी भी लगे कि कुछ इंग्लिश वर्ड बोलने हैं तो बता दीजिएगा, मैं वो भी कर दूंगा। और मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि हिंदी आप सब सहज हैं, तो हम उसको आगे कर रहे हैं। तो पहली दो बिंदुओं में हम इतनी ही बात कह रहे हैं कि विकास की अवधारणा में आदमी को भी विकसित होना जरूरी है, बाकी सब चीजों के विकास के साथ साथ आदमी का भी विकसित होना जरूरी है। अच्छा, अगर हवा पानी प्रदूषित हो जाए तो समस्या किसको है? हवा पानी को है कि आदमी को है? ये दिखना भी जरूरी है कि हवा पानी को अगर हम खराब कर रहे हैं तो उसकी जो समस्या भी झेलनी पड़ती है वो हमको आपको ही झेलनी पड़ेगी। हवा को प्रॉब्लम नहीं है खराब होने से, पानी को खुद प्रॉब्लम नहीं है प्रदूषित होने से, झेलना तो हमको आपको पड़ेगा कि पीने की पानी और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलती। तो मनुष्य के रूप में हमको विकसित होना जरूरी, और जो समस्याएं आज के दिन समाज में दिखाई देती है उसमें से अधिकांश समस्याओं के मूल में आदमी का, मानव का गलत जीना दिखाई देता है। तो अगर मनुष्य के रूप में हम अपने को व्यवस्थित करने का, संतुलित करने का, ठीक जीने का काम नहीं करेंगे तो समाज की समस्याएं तो हल नहीं हो सकती, परिवार की समस्याएं हल नहीं हो सकती, इवन हमारी जिंदगी की अपनी समस्याएं भी हल नहीं हो सकती। ये समझना जरूरी है। तो हम इतनी चर्चाओं के सार में सिर्फ एक वाक्य कह रहे हैं कि विकास की इस दौड़ में आदमी का स्वयं को भी विकसित करना चाहिए। जिंदगी को बेहतर करने की दौड़ में बाकी पूरे समाज व्यवस्था, परिवार, सुविधा, इन सबको बेहतर करने की दौड़ में मानव के रूप में हमको स्वयं को भी बेहतर होना चाहिए।
ठीक है ये बात? तो प्रश्न बनता है कि एक बेहतर मानव, एक विकसित मानव, एक अच्छा आदमी किसको कहेंगे? एक स्वाभाविक सा प्रश्न बनता है कि एक अच्छा आदमी किसको कहेंगे? इनफैक्ट इसका प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। आज लंच टाइम में ना कोऑर्डिनेट कर लेंगे, जिनको कहिएगा मेल भेज देंगे, इसका प्रिंट निकाल के जेरॉक्स करा के दे देंगे तो शाम तक मिल जाएगा आपको। ये जो पावर पॉइंट स्लाइड देख रहे हैं कि आपको शाम तक मिल जाएगा। तो एक विकसित मानव किसको कहेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सवाल है कि आप अपने से पूछ करके देखिए कि आप अपनी जिंदगी में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, या दुख चाहते हैं, अभाव चाहते हैं, अशांति चाहते हैं? क्या चाहना है हमारी जिंदगी में? सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कोई है जिनको दुख पसंद हो और दुख चाहते हो जिंदगी में? तो दिखता है कि चाहना तो हमारी सुखी होने की। ऐसे ही अपने लिए देखिए कि हम समृद्धि चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, या अभाव में, दरिद्रता में जीना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अभाव में, दरिद्रता में जीना चाहते हैं, या हमारे पास सुविधाएं आवश्यकता से अधिक हो, पर्याप्त हो, ये चाहते हैं? पर्याप्त हो ये चाहते हैं। उसी को लिखा है कि समृद्धि चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं। अभाव नहीं चाहता हममें से कोई भी आदमी अपनी जिंदगी। अगला सवाल अपने से ये पूछ के देखिए कि ये सुख और समृद्धि हम कभी कभी चाहते हैं या हमेशा चाहते हैं? हमेशा चाहते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि अपने में सुखी होना, समृद्ध होना और उस सुख समृद्धि की निरंतरता हम सभी चाहते हैं। क्या लगता है, ये सुख और समृद्धि और उसकी निरंतरता सिर्फ मैं ही चाहता हूँ या हमारे साथ जीने वाले दूसरे मनुष्य भी ऐसा ही चाहते हैं? सभी ऐसा ही चाहते हैं। तो एक विकसित मानव या एक समझदार मानव या एक अच्छे मानव की पहचान ये दिखाई देती है कि जो स्वयं सुख समृद्धि पूर्वक जीता हो और दूसरों की सुख समृद्धि पूर्वक जीने में सहयोग हो। आप अपने से ही पूछ के देखिए कि आप किसके साथ जीना चाहेंगे? जो सुख समृद्धि पूर्वक जी करके आपकी सुख समृद्धि में सहयोगी बने, उसके साथ जीना चाहेंगे, या जो खुद अभाव समस्याओं से ग्रस्त हो और आपकी जिंदगी में भी दुख, अभाव, पीड़ा, समस्या बढ़ा दे, उसके साथ जीना चाहेंगे? उत्तर बहुत साफ है। उत्तर बहुत साफ है। तो एक विकसित मानव का स्वरूप दिखता है कि जो खुद सुख समृद्धि पूर्वक जीता हो, दूसरों को सुख समृद्धि पूर्वक जीने में सहयोग। कठिन तो नहीं लगा? कठिन लगे तो बिना संकोच के बता दीजिएगा। तो एक विकसित मानव की जगह से हम देखते हैं तो ये दिखता है कि जो स्वयं में सुख पूर्वक, समृद्धि पूर्वक, निरंतरता में जीता हो, दूसरों के सुखी समृद्ध होने में सहयोगी की भूमिका निभा पाता हो, तो विकसित मानव। जो खुद दुख में, अभाव में, पीड़ा में जी रहा हो, दूसरों के दुख का, अभाव का, पीड़ा का कारण बन रहा हो, उसको हम विकसित मानव तो नहीं कह सकते, उसको हम अच्छा आदमी तो नहीं कह सकते, उसके साथ जीना हमको तो पसंद नहीं आता। तो सुख समृद्धि पूर्वक जीते हुए आदमी का स्वरूप क्या होगा, उसको थोड़ा और डिटेल करने का हम कोशिश करते हैं कि कैसा जीने से जिंदगी में सुख समृद्धि आती है और कैसा जीने से नहीं आती है, उसको थोड़ा हम डिटेल करके देखने का काम करते हैं। तो आदमी के जीने के अलग अलग आयाम हैं। उसमें से एक आयाम है व्यवसाय का, आजीविका का, कैरियर का, लाइवलीहुड का, जिसके फल के रूप में हमको कुछ न कुछ सुविधा मिलती है, कुछ न कुछ फिजिकल फैसिलिटी मिलती है, कुछ न कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं। तो हम में से हर आदमी को देखेंगे तो सुविधा की कहीं न कहीं जरूरत दिखाई देती है। भोजन के लिए, कपड़े के लिए, घर के लिए, मोबाइल के लिए, इन सारी चीजों के लिए, कॉपी, पेन, गद्दा, ये सब देखेंगे तो जिंदगी में कहीं न कहीं सुविधा की हमको जरूरत दिखाई देती है। हम में से हर आदमी को अपनी जिंदगी को सुख समृद्धि पूर्वक जीने के लिए सुविधा की आवश्यकता है, और ये सुविधा किसी न किसी व्यवसाय से, किसी न किसी आजीविका से, किसी न किसी लाइवलीहुड के सोर्स से हमको मिलता है।
और ये दिखता है कि सुविधाओं के बिना हम अपनी जिंदगी जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। भोजन के बिना, कपड़े के बिना, घर के बिना अपनी जिंदगी को हम ठीक ढंग से नहीं जी पाएंगे। समस्याएं हमेशा हमारे मानस में बनी ही रहेगी। अगर भोजन की समस्या हो, कपड़े की समस्या हो, घर की समस्या हो, तो हमारी जिंदगी अभाव से ग्रस्त रहेगी। हम दुख में, परेशानी में फंसने ही वाले। तो आदमी के व्यवस्थित होने के लिए एक जरूरत दिखाई देती है सुविधा की, कि हमारी अपनी जिंदगी में आवश्यकता से अधिक सुविधा हमारे पास हो सके, इसकी जरूरत है। अब ये सुविधा दो तरह से इकट्ठा किया जा सकता है। एक है कि प्रकृति में जो उत्पादन के नियम हैं, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब के साथ हार्मनी में, व्यवस्था में, प्रकृति के नियमों का ध्यान रख करके हम अपनी आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन करें, ये ठीक है। या प्रकृति के नियमों को तोड़ करके अधिक से अधिक सुविधा इकट्ठा करने की कोशिश करें, ये ठीक है। ऊपर वाला सही है। तो ये दिखता है कि प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के जब हम आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन करते हैं तो हमारी भी समृद्धि होती है, हम भी अभाव से मुक्त होते हैं और प्रकृति भी बेहतर बनी रहती है। इसके विपरीत अगर हम प्रकृति के नियमों को तोड़ करके अधिक से अधिक सुविधा इकट्ठा करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया में प्रकृति दिनों दिन खराब होती है। प्रकृति दिनों दिन खराब। अच्छा, प्रकृति खराब होगी तो लौट करके हमको समस्या होने ही वाली है, क्योंकि हमारी सारी सुविधाएं तो हमको प्रकृति से ही मिलती है। भोजन कहाँ से आता? पैसे से कि प्रकृति से? दूध कहाँ से आता? गाय देती है कि मदर डेयरी और अमूल पराग देते हैं? ये पहचानना जरूरी है कि अमूल पराग और मदर डेयरी दूध नहीं देते हैं। दूध तो गाय देती है, दूध तो भैंस देती है। तो गाय ठीक रहेगी, भैंस ठीक रहेगी तो दूध ठीक नहीं रहेगा। गाय ठीक नहीं हो, भैंस ठीक नहीं हो तो अमूल की दुकान खुल जाने से या पराग डेयरी की दुकान खुल जाने से दूध नहीं मिलने वाला। घर में अगर हम अपने बैठने के लिए सोफा यूज करते हैं, कुर्सी यूज करते हैं, टेबल यूज करते हैं, ये सोफा, कुर्सी, टेबल सिर्फ पैसे से आ जाता है या उसके लिए सामान कहीं ना कहीं प्रकृति से लेते हैं हम, चाहे लकड़ी के रूप में लें, चाहे प्लास्टिक के रूप में लें। तो ये समझना जरूरी है कि सुविधा हमको जो भी मिलती है वो सबका कोई न कोई कच्चा माल हम प्रकृति से ही लेते हैं। पैसे से हमको सुविधाएं नहीं मिल जाती। पैसे से तो इतना ही हो सकता है कि सुविधा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। प्रकृति में अगर लकड़ी नहीं हो तो हम लकड़ी की कुर्सी या टेबल नहीं बना सकते। प्रकृति में अगर लोहा नहीं बचे तो हम लोहे का सामान नहीं बना सकते। प्रकृति में अगर कोयला नहीं हो तो हम कोयले का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये दिखना जरूरी है कि ये जो सुविधाएं मिलती हैं हमको, ये हमको कहीं ना कहीं प्रकृति से मिलती है। अगर उस प्रकृति को ही हम खराब करने का काम करेंगे नियमों को तोड़ करके, तो दोनों समस्या होने वाली है। प्रकृति में पॉल्यूशन होने वाला है, नेचर में पॉल्यूशन होने वाला है और हमको रिसोर्सेज का अभाव होने वाला है। बहुत ही जरूरी, हमको रिसोर्सेज का अभाव होने वाला है और नेचर में पॉल्यूशन। तो उतनी ही बात यहाँ लिखी हुई है अगले में। उसके पहले एक सवाल और पूछ लेता कि आप अपने से पूछ करके देखिए कि आपके घर परिवार में सुविधाओं का सदुपयोग होता रहता है तब आपको ठीक लगता है, या सुविधाओं का दुरुपयोग होता है तब आपको ठीक लगता है? सदुपयोग। तो अपने से ये सवाल को पूछ करके देख सकते हैं कि हम सुविधाओं का सदुपयोग चाहते हैं कि सुविधाओं का दुरुपयोग चाहते हैं। उत्तर बहुत साफ है कि सदुपयोग चाहते हैं। हमारे घर परिवार में दूसरे लोग अगर सुविधाओं का दुरुपयोग करते दिखाई दें, भोग करते दिखाई दें, तो उसको देख करके हमको परेशानी होती है। ऐसे ही आप देखेंगे कि सुविधाओं का अगर दुरुपयोग करना शुरू करें, भोग करना शुरू करें, तो हमारा शरीर का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है।
इनफैक्ट आप देखिए आज के दिन शुगर की समस्या दिखाई देती है, डायबिटीज की समस्या दिखाई देती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या दिखाई देती है, हार्ट अटैक दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या कम खाने से होती है या अधिक खाने से होती है, या ऐसी चीजें जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है उसको भी स्वाद के चक्कर में हम खा रहे हैं, इसलिए होता है। आज के दिन की बीमारियों को देखिएगा, समाज में व्याप्त ज्यादातर बीमारियां इसलिए नहीं है कि खाने पीने का अभाव। जिन बीमारियों से हम आज के दिन जूझ रहे हैं समाज में, वो बीमारियां इसलिए नहीं है कि खाने पीने का अभाव, वो बीमारियां इसलिए हैं कि हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं, जो शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, जो शरीर के लिए समस्या नहीं है। चाहे उसको स्वाद के कारण खा रहे हो, चाहे किसी और कारण से खा रहे हो। दिखाई ये देता है कि सुविधा का दुरुपयोग या भोग करेंगे तो शरीर का स्वास्थ्य भी खराब होने वाला है, सुविधाएं भी कम पड़ने वाली। सुविधा का सदुपयोग करते हैं हम तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और सुविधाएं हमको, हमारी अगली पीढ़ी को उपलब्ध रह सकती हैं प्रयोग करने। तो इसी पूरी बात को समेट करके लिखा है कि प्राकृतिक नियमों का ध्यान रख करके, प्रकृति के नियमों का ध्यान रख करके आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन और सदुपयोग हम करते हैं तो उससे हमारी समृद्धि हो सकती है, शरीर का स्वास्थ्य बना रह सकता है और बाकी प्रकृति भी संतुलित रह सकती है, प्रदूषण जैसी समस्याओं से बची रह सकती है, प्रभाव से हम बची रह सकते हैं। तो व्यवसाय की जगह पर अब आप लौट के देखिए कि एक विकसित मानव या एक अच्छा मानव किसको कहें, जो प्रकृति के नियमों का ध्यान रख करके आवश्यकता से अधिक सुविधा का उत्पादन करता हो, उसका सदुपयोग करता हो, इस आधार पर खुद समृद्ध रहता हो, शरीर स्वस्थ रहता हो, शेष प्रकृति भी संतुलित रहती हो, उसको हम अच्छा मानव कहेंगे। या जो नियमों को तोड़ करके सुविधा का अधिक से अधिक संग्रह करता हो, सदुपयोग के बदले दुरुपयोग और भोग करता हो, उसके फल के रूप में खुद भी अभावग्रस्त रहे, शरीर का स्वास्थ्य भी खराब हो जाए और प्रकृति भी असंतुलित हो जाए, इसको हम अच्छा आदमी कहेंगे। या जो नियम पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता हो, सदुपयोग करता हो, उसको हम अच्छा आदमी कहेंगे। प्रश्न क्लियर? उत्तर साफ है? बढ़िया। तो जीने का एक आयाम देखेंगे आदमी का, तो व्यवसाय का, सुविधा का आयाम देखेंगे। ये आदमी के जीने का एक डायमेंशन है, एक आयाम है। और कौन से आयाम है आदमी के जीने के? तो आदमी के जीने का एक दूसरा आयाम व्यवहार दिखाई देता है। हममें से हर आदमी किसी न किसी दूसरे मनुष्य के साथ कुछ न कुछ व्यवहार करता ही है। आप अपने से पूछ के देखिए कि दूसरे मनुष्य जो आपके साथ व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार में आप न्याय चाहते हैं कि अन्याय चाहते हैं? क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। तो न्यायपूर्वक व्यवहार मानवीय व्यवहार है, एक विकसित मानव का, एक अच्छे मानव का व्यवहार। अन्याय के साथ जीना अमानवीय व्यवहार है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है। इस न्याय की उपयोगिता को, महत्व को, सार्थकता को देखने के लिए मैं 2-3 प्रश्न पूछ लेता हूँ, उससे आपको इस व्यवहार का महत्व समझ में आएगा और सुविधा से ये कैसे अलग है वो बात भी दिखनी शुरू हो। जैसे गर्मी की समस्या लगती है तो हम पंखा चला लेते हैं तो समस्या हल हो जाती है, कूलर चला लेते हैं वो समस्या हल हो जाती है, एसी चला लेते हैं वो समस्या हल हो जाती है। ठंड लग रहा हो हम रूम हीटर चला लेते हैं, ठंडी की समस्या हल हो जाती है। खाने पीने के इंतजाम नहीं हो हम भोजन ले आते हैं, वो समस्या हल हो जाती है। बैठने की समस्या हो हम कुर्सी ले आते हैं, सोफा ले आते हैं, बैठने की प्रॉब्लम हल हो जाती है, गद्दे बिछा देते हैं, प्रॉब्लम हल हो जाती है। लेकिन उसी एसी कमरे में बढ़िया सोफा पर बैठे हुए हम जो 4 लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ विरोध हो, ईर्ष्या हो, मनमुटाव हो, घृणा हो, झगड़ा हो, तनाव हो,
तो एसी कमरे में सोफे पर बैठ करके हम आराम में रहते हैं कि परेशान होते हैं? परेशान होते हैं। एक एसी और लगा दें तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी? नहीं होगी। सोफा पुराना है, उसको बदल करके नया खरीद के ले आए, ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी क्या? नहीं होगी। आपकी नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, ये प्रॉब्लम हल होगी क्या? व्यापार थोड़ा मंदा चल रहा हो तो और थोड़ा बेहतर हो जाए, ये प्रॉब्लम हल होगी क्या? नहीं। क्यों नहीं हल होगी? क्योंकि इसमें से कोई भी समस्या सुविधा से जुड़ी हुई समस्या नहीं। सुविधा से जुड़ी हुई समस्या को तो हम सुविधा से दूर कर सकते हैं। तो भोजन की समस्या सुविधा और पैसे से दूर हो सकती है। कपड़े की समस्या, घर की समस्या, गर्मी ठंडी की समस्या तो सुविधा और पैसे से दूर हो सकती है। लेकिन ये जो संबंध में एक दूसरे के साथ व्यवहार की समस्या है, ठीक नहीं जीने की समस्या है, इस समस्या के ठीक होने के लिए तो कहीं ना कहीं हमको संबंध में व्यवहार ही ठीक करने की जरूरत है। संबंध में व्यवहार ठीक हुए बिना सुविधा अधिक होने से इतना ही फर्क पड़ेगा कि पहले हम कच्चे मकान में एक दूसरे से लड़ रहे थे, अभी पक्के मकान में लड़ रहे हैं। पहले जमीन पे बैठ के लड़ रहे थे, अभी सोफा पे बैठ के लड़ रहे हैं। पहले गांव के किसी कोने में हमारा घर होगा, वहां लड़ रहे होंगे, अभी शहर में पॉश एरिया में अपना 3 BHK का मकान लेके वहां भी लड़ सकते हैं। ये दिखना जरूरी है कि व्यवहार की समस्या व्यवहार के ठीक होने से ही ठीक होगी, सुविधा से ठीक नहीं हो सकती। सुविधा पे कितना भी हम मेहनत कर लें, सुविधा से जुड़ी हुई समस्या तो उससे ठीक हो सकती है, व्यवहार की समस्या उससे ठीक नहीं हो सकती। मैं सबसे पूछता रहता हूँ, आज से 1 महीना पहले इस दिन, आज कितना तारीख है? 5 अक्टूबर। आज से 1 महीना पहले 5 सितंबर को इस दिन आपने क्या खाना खाया होगा? आपको याद नहीं? याद है? सब्जी कौन सी खाई होगी? याद नहीं होगा। नाश्ता क्या किया होगा? ये भी याद नहीं होगा। रात में क्या खाना खाया होगा? ये भी याद नहीं होगा। कपड़े कौन से पहने होंगे? ये भी याद नहीं होगा। कहाँ थे उसके लिए भी दिमाग में बहुत जोर डालना पड़ेगा। तो ये दिखाई देता है कि 1 महीना पहले का भोजन हमको नहीं याद, कपड़ा हमको नहीं याद। लेकिन साल भर पहले भी अगर किसी ने आपका व्यवहार में अपमान किया, आपको नीचा दिखाया, आपके साथ विरोध किया हो, आपके साथ झगड़ा किया हो, आपके साथ ईर्ष्या की हो, आपको अपशब्द कहा हो, आपको ऐसी बात कही हो जिससे आपके मन को चोट लगी हो, साल भर पहले भी वो घटना हुई हो, तो याद रहती कि नहीं याद रहती है? तो ये दिखता है कि सुविधा के अभाव से होने वाली समस्या को तो हम फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन संबंध के व्यवहार में लगने वाले चोट को हम सालों साल याद रखते हैं। आप देखिएगा, कभी भी झगड़ा शुरू हो ना, पति पत्नी के बीच का झगड़ा हो, भाई भाई के बीच का झगड़ा हो, मित्र मित्र के बीच का झगड़ा हो, झगड़ा अभी की किसी घटना से शुरू होता है, लेकिन जब वो याद दिलाना शुरू करेंगे एक दूसरे को ना, तो जिस पहले दिन मिले होंगे ना, वहां तक की सारी बात गिनाते हैं। तो उससे ये दिखता है कि व्यवहार में लगने वाली चोट, व्यवहार के कारण होने वाली पीड़ा हमको अंदर तक सालती रहती है, परेशान करती रहती है, हम उसको भूल नहीं पाते। सुविधा के अभाव में होने वाली समस्याओं को तो हम फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन संबंध में व्यवहार में होने वाली समस्याएं हमारे अंदर लंबे समय तक पीड़ा देती हैं। तो सार में हम इतना ही कह रहे कि सुविधा होना तो जरूरी है, संबंध में व्यवहार का ठीक होना भी उतना ही जरूरी है, बल्कि कई मामलों में उससे ज्यादा जरूरी दिखाई देता है। मैं सबको ये बात कहता रहता हूँ, आप अपनी जिंदगी के दुखों को पलट करके देखिए, पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, जितनी भी आपकी उम्र हो, उसमें पीछे जाके देखिए कि आपको जब कभी भी दुख हुआ, पीड़ा हुई, परेशानी हुई, उसमें कितना दुख, पीड़ा और परेशानी इस बात का था कि खाने पीने पहनने रहने को नहीं मिला, उस बात की परेशानी थी, और कितनी परेशानी व्यवहार से जुड़ी हुई है
कि दूसरे मनुष्य ने हमारा अपमान किया, हमारा नीचा दिखाया, हमको विरोध किया, हमारे साथ ऊंची आवाज में बात करी, हमको डांट दिया, इसका सारा दुख है। लौट के इस बात को देखा जाए कि कौन सा दुख ज्यादा है, सुविधा के अभाव के कारण जिंदगी में दुख और समस्याएं ज्यादा हैं, या संबंध में एक दूसरे के साथ व्यवहार हम ठीक से नहीं जी पा रहे, उसके कारण समस्याएं ज्यादा हैं। इसको पलट के देखा, प्रश्न क्लियर है? सुविधाएं बहुत अधिक हो घर में, संबंध एक दूसरे के साथ ठीक नहीं हो, व्यवहार एक दूसरे के साथ ठीक नहीं हो, तो उसी सुविधा के बंटवारे में कौन अधिक हिस्सा लेगा, इसको लेकर के हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। और ये झगड़ा आपको हमारे आपके घरों में ही दिखता है, ऐसा नहीं। जो अरबों कमा लिए हैं ना, उनके घरों में भी सुविधा के बंटवारे को लेकर के झगड़ा दिखाई। जिन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लिया है, उनके घरों में भी संबंध अगर ठीक नहीं है तो सुविधा के बंटवारे को लेकर के झगड़ा होता हुआ दिखाई। बड़े बड़े उदाहरण आज के लिए उपलब्ध हैं, बड़े बड़े उदाहरण उपलब्ध हैं, देश से लेकर विदेश तक। तो मुख्य बात समझने की यह है कि व्यवहार के ठीक होने के लिए मनुष्य मनुष्य के बीच संबंध और व्यवहार को ही ठीक करने की जरूरत है। सुविधा से या पैसे से ये व्यवहार ठीक होने वाला काम नहीं हो सकता। पैसे से ये तो हो सकता है कि हम घर में एसी लगा लें, पैसे से ये तो हो सकता है कि हम कूलर लगा लें, पैसे से ये तो हो सकता है कि हम एक घर खरीद लें, पैसे से ये तो हो सकता है कि हम सोफा खरीद लें, कपड़े खरीद लें। लेकिन बढ़िया मनपसंद कपड़ा पहन के भी, अच्छे सोफे पर बैठे होकर के भी, एसी कमरे में 19 डिग्री के टेम्परेचर में बैठे होकर भी जिन 4 लोगों के साथ हम जी रहे हैं, अगर आपस का व्यवहार ठीक नहीं है, एक दूसरे के प्रति भाव ठीक नहीं है, तो हमारे दुखी होने की गारंटी है। तो एक विकसित मानव की दूसरी पहचान ये दिखाई देती है कि वो न्यायपूर्वक व्यवहार करता है, और इस न्यायपूर्वक व्यवहार को करते हुए खुद भी सुखी रहता है, जिसके साथ जीता है उसके भी सुखी होने में सहयोग करता है। आप खुद ही अपने से पूछ के देखिए, मैं आपके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करूं तब आपको अच्छा लगता है, या मैं आपके साथ अन्यायपूर्वक जीऊं तब आपको अच्छा लगता है? उत्तर बहुत साफ है। तो न्यायपूर्वक जीने से हमारा अपना सुखी होने का काम भी होता है, और जिसके साथ हम जीते हैं उसके साथ भी हमारा जीना ठीक होता है। तो विकसित मनुष्य की एक दूसरी पहचान है व्यवहार में न्यायपूर्वक जीना है, दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार में न्यायपूर्वक जीना। ठीक है, अंतर समझ में आया कि व्यवहार एक अलग आयाम है, सुविधा या व्यवसाय एक अलग चीज है। सुविधा के कमाने से, पैसे के कमाने से, सुविधा से जुड़ी हुई समस्याओं को तो हम हल कर सकते हैं, लेकिन संबंध में व्यवहार से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए तो हमको संबंध में व्यवहार को ही ठीक करने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये व्यवहार दोनों तरफ से ठीक होने की जरूरत है, मेरा आपके साथ और आपका मेरे साथ, ये दोनों ही ठीक होने की जरूरत है। तो एक के ठीक होने से भी काम नहीं चलेगा। मैं आपके साथ ठीक जी सकूं, आप हमारे साथ ठीक जी सकें, ये दोनों की जरूरत है। ठीक है इतना? इसके अलावा देखिएगा ना, हम सब अपने अंदर कुछ न कुछ सोच विचार हमारे अंदर चलता रहता है। इनफैक्ट ध्यान से देखेंगे तो बाहर जो कुछ भी हम करते हैं उसके बारे में विचार पहले हमारे अंदर होता है। जैसे मैं बाहर आपको गाली दे दूं तो भी मेरे अंदर पहले विचार में गाली आती है और उसको तय करता हूँ, फिर बाहर निकलता है। मैं आपको पैर छूने की भी सोचता हूँ तो विचार में पहले हमारे अंदर पैर छूना तय होता है, फिर मैं बाहर पैर छूने का काम करता हूँ। अपने से पूछ के देखा जाए कि हम अपने अंदर कैसा विचार चाहते हैं। सिर्फ जो समस्याएं चल रही हैं अपने घर परिवार से लेकर के, देश दुनिया से लेकर के, समाज तक में, राष्ट्र तक में, उन समस्याओं का रोना गाना करते रहे हम, इतना ठीक है? या उन समस्याओं को पहचान करके वो ठीक कैसे हो सकता है, उसका समाधान क्या हो सकता है,
उसके अर्थ में विचार करना और उसमें अपनी भागीदारी पहचान के करना, ये ठीक है। कि हम समस्याओं को सिर्फ पहचाने कि परिवार में ये समस्या है, समाज में ये समस्या है, राष्ट्र में ये समस्या है, देश दुनिया में ये समस्या है, और उन समस्याओं का कारण संसार के दूसरे सभी लोगों को पहचान करके उनके प्रति शिकायत करते रहना, उनको कोसते रहना, उनको गाली गलौज करते रहना, इतना भर ही ठीक है? या उन समस्याओं का समाधान क्या होगा, उपाय क्या होगा, चीजें ठीक कैसे हो सकती हैं, उसको पहचानना और उसमें अपनी भागीदारी करना, ये ठीक है? कौन सा विचार होने से अंदर आराम बना रहता है? समाधान क्या? समाधान का समस्या का भी तो होना, मतलब समस्या का पहचान भी होना अपने आप में घटना है। जी, निश्चित रूप से समस्या का पहचान होना भी एक घटना है, लेकिन सिर्फ समस्या को पहचाने, सिर्फ उसका रोना गाना करें और समस्या के कारण के रूप में अपने को छोड़ करके बाकी पूरे संसार को पहचानते रहें, ये ठीक है? या उन समस्याओं को पहचान करके उसका उपाय ढूंढ करके उस उपाय को एग्जीक्यूट करना और उसमें अपना भागीदारी करना, ये ठीक है? तो समस्या नहीं पहचाने में ये बात नहीं कह रहा, समस्या पहचाने अच्छी बात, लेकिन सिर्फ समस्या को पहचानेंगे, उसका रोना गोना गाएंगे, उसके कारण के रूप में अपने को छोड़ के सबको पहचानेंगे, ये ठीक है? या समाधान क्या है उसको भी पहचानेंगे, उसमें हमारी भूमिका और भागीदारी क्या हो सकती है उसको पहचानेंगे और उसमें भी कुछ करेंगे। अभी किसी ट्रेन में गुजर रहे हो, बस में गुजर रहे हो, समस्याओं से शुरू करिए। देखिए, हर आदमी बता देगा कि संसार में क्या क्या समस्या है, हर आदमी बता देगा। उसको पूछिए उपाय क्या है, वो सबको बता देगा कि देश में मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, जिले के मेयर को क्या करना चाहिए, उसका सबको उत्तर। हमको क्या करना चाहिए इसका उत्तर गायब, इसका उत्तर गायब। बाकी सबको क्या करना चाहिए ये सबको पता है, किसी से पूछ के देखिए, वो बताना शुरू कर। प्रधानमंत्री ये ठीक नहीं कर रहा, ये करना चाहिए, मुख्यमंत्री ये ठीक नहीं कर रहा, ये करना चाहिए, ये मंत्री का ये निर्णय ठीक नहीं है, ये होना चाहिए। हमारी अपनी जिंदगी के निर्णय भी कुछ ठीक होंगे कि नहीं होंगे, उसको भी कभी हम मुद्दा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और अगर चीजें ठीक होनी है, हम चाहते हैं कि समाज ठीक हो, तो हमको जरूरत लग रही है तो हम अपनी भागीदारी से उसको शुरू करेंगे या बाकी लोगों का मुंह देखेंगे भागीदारी करने की? जरूरत हमको लग रही है, भागीदारी आप करें, ये कभी संभव भी है? हमको आंगन कचरा दिख रहा है तो हम सफाई करेंगे तो शायद कुछ हो भी जाए। हम बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आप सब लोगों को ऑर्डर देंगे कि आंगन की सफाई करो, कितने दिन चलेगा? इतने दिन में चलेगा नहीं। ये दिखना जरूरी है, ये दिखना जरूरी है। अगर सिर्फ समस्या के अर्थ में ही हमारा विचार चल रहा है, हम खुद भी उलझन में, तनाव में, परेशानी में रहते हैं। दूसरों से भी इस समस्या को शेयर करने जाते हैं बिना समाधान के, तो उलझन और परेशानी के अलावा कुछ हाथ नहीं होता। तो समाधान का मतलब है जो भी हमारी परिस्थिति है आज के दिन, उसको दिनों दिन बेहतर करने का उपाय क्या हो सकता है और उसमें हमारी भागीदारी और भूमिका क्या हो सकती है, इसको ढूंढने का नाम समाधान है। कि जो भी आज के दिन हमारी परिस्थिति है, चाहे परिवार की परिस्थिति हो, चाहे गांव की परिस्थिति हो, चाहे मोहल्ले की परिस्थिति हो, चाहे समाज की परिस्थिति हो, उन सारी परिस्थितियों में चीजें बेहतर कैसे हो सकती हैं दिनों दिन, और उसमें मेरी भूमिका, मेरी भागीदारी क्या हो सकती है, उस उपाय को ढूंढने का नाम समाधान है। कि आज की परिस्थिति को भी हम ठीक ठीक पहचान सकें, अपनी परिवार की, मोहल्ले की, गांव की, समाज की जो परिस्थिति है उसको पहचान सकें कि ये परिस्थिति वो कैसे ठीक हो सकता है, उसके उपाय को पहचान सकें और उसमें अपनी भूमिका को, अपनी भागीदारी को पहचान सकें, तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। उसको नहीं पहचान के हम सिर्फ समस्याओं की बात करें, उपाय के नाम पर कोई उपाय नहीं सोचें,
और समस्याओं के उपाय में अगर बात भी करनी हो तो सिर्फ ये बात करें कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उससे कभी हल निकलेगा? तो ये दिखना जरूरी है कि विचार जब समाधान के अर्थ में होता है तो वो हमारे अंदर सुख का, शांति का, तृप्ति का आधार बनता है। विचार में जब सिर्फ समस्याएं ही चल रही होती हैं, सिर्फ उलझन ही चल रहा होता है, सिर्फ अंतर्विरोध ही चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हम उससे अपने अंदर ही परेशान होते रहते हैं, तनाव में आते रहते हैं। तो एक विकसित आदमी की पहचान यह है कि जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में समाधान के रास्ते को देख पाता हो, उसमें अपनी भूमिका को, भागीदारी को पहचान पाता हो और कुछ भूमिका भागीदारी कर पाता। आप अपने से ही पूछ के देखिए कि एक विकसित मानव किसको है जो इस समाधान को पहचान करके उसमें भागीदारी की सोचता हो, या जो सिर्फ समस्याओं का रोना गाना गाए और उन समस्याओं के लिए अपने को छोड़ करके बाकी सबको जिम्मेदार ठहराए। सर आपकी बात सही है। एग्जाम्पल क्या, इसको थोड़ा सा जैसे एग्जाम्पल से मान लो कोई सर गांव है, कोई विलेज है, अगर वहाँ की रोड खराब है, अब मान लो अगर मैं गाँव का हूँ, है ना, तो अगर मैं चाहूँगी कि ये रोड बहुत टाइम से खराब है, ये रोड सही हो जाए, तो मैं अपने लेवल पे क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अपने लेवल पे? जैसे आपने बताया थोड़ा सा सर एग्जाम्पल। आएंगे समाज में, व्यवस्था में इस पर बात करेंगे अच्छे से, पर ये अच्छा प्रश्न है कि अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। 2-3 सलाह तो मैं एकदम दे सकता हूँ जो कर सकते हैं अपने लेवल पर। पहला काम तो यही है कि रोड पे जो गंदगी फैलाने का काम हम करते हैं वो बंद कर सकते हैं। पहला काम तो यही है, क्योंकि हम आप में से ही कोई ना कोई वहाँ कचरा फैलाने का भी काम कर रहा है। हम आप में से ही कोई ना कोई गलत तरीके से प्रयोग करके सड़क को टूटने में भागीदारी भी दे रहा है। तो पहला जगह तो वही है। दूसरा जगह आप पूछेंगे तो और लोगों के साथ एक चर्चा और संवाद धीरे धीरे शुरू होने की जरूरत है कि गांव को बेहतर करने की दृष्टि से हम सभी लोग क्या उपाय कर सकते हैं। क्योंकि सामूहिक चीजों के ठीक होने के लिए कहीं ना कहीं सामूहिक चर्चा और संवाद की जरूरत है। तो दूसरी जरूरत आप पूछेंगे तो वो चर्चा चाहिए, वो संवाद चाहिए, वो डायलॉग चाहिए एक दूसरे के साथ, जहां हम सभी को वो जरूरत दिख सके, उसकी उपयोगिता दिख सके। फिर वो कैसे ठीक हो सकता है, दो में से एक तरीका है, या तो सभी गांव वाले मिलकर के उसको ठीक करें, या कोई सरकारी योजना हो तो उससे ठीक। ये दो ही तो रास्ते हैं। ज्यादातर जगहों पे जो लोग ठीक कर पाए हैं वो इन्हीं दो में से कोई उपाय से कर पाते हैं। कैसे हो भैया? तो ये दिखता है तीसरी जगह पर कि अगर उसको ठीक करना है तो गांव वालों के श्रम, सुविधा और प्रयास से या तो ठीक हो, या कोई सरकारी योजना है तो उससे ठीक हो। उसमें कौन क्या भूमिका और भागीदारी ले सकता है उसको पहचानने की जरूरत होगी और उसको करने की जरूरत होगी। बस इस पर हम विस्तार करेंगे जब हम समाज की व्यवस्था पर आएंगे तो बात करेंगे। पर इतना पहचानना जरूरी है कि सड़क पर गड्ढे दिख रहे हों तो उसके लिए बैठ करके सुबह से शाम तक दूसरों को कोसते रहना, एक दूसरे को गाली देते रहना इतना भर पर्याप्त है, या वो सड़क कैसे ठीक हो सकती है इसके उपाय को सोचना और धीरे धीरे उसमें अपनी भागीदारी को पहचान के आगे बढ़ना, ये ठीक है। विचार के भी मूल में देखेंगे ना तो हमारे अंदर कोई ना कोई भाव होता है। जैसे अगर मेरे में आपके प्रति स्नेह का भाव है तो आप हमारे घर आते हैं और मेरे मन में आपके प्रति स्नेह का भाव है, तो आप घर आए हैं हमारे, तो कैसे हम आपका अधिक से अधिक ध्यान रख सकते हैं, इस अर्थ में हमारा विचार चलता है। अगर मेरे मन में आपके प्रति विरोध का भाव हो, अपमान का भाव हो, तो सारा विचार इस अर्थ में चलता है कि अपमान कैसे ठीक से करना, विरोध कैसे ठीक से करना। अगर मेरे मन में आपके प्रति विरोध का भाव है, अपमान का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, नफरत का भाव है, तो सारा विचार इस अर्थ में चलता है कि कैसे हम
अधिक से अधिक आपका अपमान कर सकें, आपका बुरा कर सकें। अपना बेस्ट देना उसको पड़ेगा। हाँ, अपना बेस्ट करें आपके खराब के लिए, क्यों? तो ये दिखता है कि भाव में अगर अपमान आ गया, विरोध आ गया, द्वेष आ गया, तो विचार इसी अर्थ में चलेगा कि दूसरे का नुकसान कैसे हो जाए, दूसरे का बुरा कैसे हो जाए। भाव में अगर विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, प्रेम है, तो सारा विचार इस अर्थ में चलता है कि सम्मान को कैसे व्यक्त करें, स्नेह को कैसे व्यक्त करें, और उसमें से जो सबसे ठीक तरीका हमको लगता है उस तरीके को हम चुनते हैं। तो सम्मान व्यक्त करने के लिए जितने तरीके हमको आते हैं, उसमें जो सबसे अच्छा तरीका हमको लगता है उसको हम करते हैं। आपके साथ अगर स्नेह का भाव है, जो सबसे ठीक हमको उसको व्यक्त करने का तरीका दिखता है, उस तरीके के साथ हम स्नेह को व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर मेरे अंदर आपके प्रति अपमान है, विरोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, तो सारा विचार इस अर्थ में चलता है कि विरोध कैसे ठीक से करें, अपमान कैसे ठीक से करें, घृणा कैसे ठीक से करें। और उसमें जितना भी विचार करिएगा, ये पक्का है कि जितना अच्छा विचार करेंगे उतना ठीक से दूसरे को विरोध करेंगे, उतना ठीक से दूसरे का अपमान करेंगे, उतना ठीक से दूसरे का झगड़ा करेंगे। तो अगर भाव ही खराब हो गया हमारा, तो विचार सारा खराब में जाने ही वाला है। और आप अपने से पूछ के देखिए कि आपको विश्वास का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है या अविश्वास और शंका सहज रूप में स्वीकार होती है। सम्मान का भाव के साथ जीना सहज रूप में स्वीकार होता है या अपमान के साथ जीना सहज रूप में स्वीकार होता है। स्नेह के साथ जीना सहज रूप में स्वीकार होता है या विरोध, द्वेष और ईर्ष्या के साथ जीना सहज रूप में स्वीकार होता है। प्रेम के साथ जीना सहज रूप में स्वीकार होता है या घृणा और नफरत के साथ जीना सहज रूप में स्वीकार होता है। उत्तर देख सकते हैं, कठिन प्रश्न तो नहीं है। ये दिखता है कि आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए जितने भी मूलभूत प्रश्न है ना, वो इतने कठिन भी नहीं है। मुद्दा उस पर ध्यान देना है। एक बार हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम सबके अंदर क्षमता है कहीं न कहीं सही को देख पाने की, पहचान पाने। उसको हम थोड़ा ध्यान देकर के विस्तार से समझ लें, पहचान लें और अपने जीने का आधार बना लें, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। आप अपने से ही पूछ के देखिए कि जब आपके अंदर स्नेह का भाव होता है तब आप आराम में होते हैं, या जब आपके अंदर विरोध और घृणा चल रही होती है तब आप आराम में होते हैं। जब आपके अंदर किसी के लिए सम्मान का भाव हो तब अपने अंदर सहजता और शांति की स्थिति बनी रहती है, या जब अपने अंदर दूसरे के लिए अपमान, विरोध, घृणा और ईर्ष्या चल रहा होता है तब हम आराम में रहते हैं, तब तो परेशान होते हैं। ये दिखना जरूरी है कि अपमान, क्रोध, विरोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत ये दूसरे को बाद में जलाती है, हमको सबसे पहले जलाती है। एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर अपमान आता है, विरोध आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, नफरत आती है, दूसरे को तो इसका पता तब चलता है जब जा करके हम उसको कुछ बोल रहे हैं। लेकिन मेरा अपना तनाव, मेरी अपनी उलझन, मेरा अपना अंतर्द्वंद, मेरी अपनी समस्या तो उसी क्षण से शुरू हो जाती है जिस क्षण से मेरे अंदर अपमान आता है, मेरे अंदर विरोध आता है, मेरे अंदर ईर्ष्या। आप अपने लिए पलट के देखिए, जब कभी भी आपके अंदर किसी के लिए अपमान आता हो, विरोध आता हो, क्रोध आता हो, आप उसमें बने रहना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं? अपमान में, विरोध में, क्रोध में बने रहना चाहते हैं कि उससे बाहर निकलना चाहते हैं? बाहर निकलना चाहते हैं। तो अपमान, विरोध, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या की जो स्थिति है, ये दूसरे को बाद में जलाती है, दूसरे को परेशान बाद में करती है। मेरे अपने दुख का, मेरी अपनी परेशानी का, मेरी अपनी पीड़ा का कारण सबसे पहले बने। आप इसको बार बार अपने में पलट के देखिए कि एक क्षण के लिए भी आपके अंदर किसी के लिए विरोध आ जाए, एक क्षण के लिए भी आपके अंदर घृणा आ जाए, एक क्षण के लिए भी आपके अंदर क्रोध आ जाए,
एक क्षण के लिए भी आपके अंदर ईर्ष्या आ जाए, आप अंदर सहज रहते हैं कि असहज रहते हैं, आराम में रहते हैं कि परेशान होते हैं, संतुलित रहते हैं कि असंतुलित रहते हैं, ये पहचानना जरूरी है। जितना जितना इसको अपने में देख पाते हैं कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, मैत्री जैसे भाव ही हमको सहज रूप में स्वीकार है, उतना उतना ये दिखता है कि एक विकसित आदमी का पहचान ये है कि वो अपने में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भावों के साथ जीता है, ताकि खुद सुखी रह पाता है, आराम में रह पाता है, शांति में रह पाता है, और जिसके साथ भी विश्वास, सम्मान और स्नेह के साथ व्यवहार करेगा तो दूसरे को भी आराम देगा। आप देखिए कि मैं आपके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करूं तब आपको ठीक लगता है, या विरोध पूर्वक व्यवहार करूं तब आपको ठीक लगता है। मैं आपके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करूं तब आपको ठीक लगता है, या अपमानजनक व्यवहार करूं तब आपको ठीक लगता है। मैं आपके साथ विश्वासपूर्वक जीऊं तब आपको ठीक लगता है, या बात बात पर आपके ऊपर शंका करता रहूं तब आपको ठीक लगता है। सर तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी इंसान है सर, उसका व्यवहार जो है ना एक इंसान का सभी के साथ एक सा नहीं होता जी, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सामने वाले पे भी डिपेंड करेगा सर कि उसका व्यवहार उस इंसान के प्रति कैसा है, जी, वो है ना, इस चीज़ पे भी तो डिपेंड करेगा। अभी तो ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, पर ये दिखना जरूरी है कि अपने अंदर अगर स्नेह के बदले द्वेष आ गया, प्रेम के बदले घृणा आ गई, तो हम अपने अंदर आराम में रहते हैं कि परेशान होते हैं? क्या होते हैं? आराम में नहीं रहेंगे, आराम में नहीं रहेंगे। परेशान होंगे। तो ये दिखना जरूरी है कि कारण चाहे जो भी हो, स्नेह के बदले विरोध आ गया, सम्मान के बदले अपमान आ गया, प्रेम के बदले घृणा आ गई, तो मेरे परेशान होने की तो गारंटी है, ये तो पक्का हो गया ना। तो अभी धीरे धीरे हम सेशन में इस बात पर ही चर्चा करने का कोशिश करेंगे कि क्या ये संभव है कि हर परिस्थिति में हमारे अंदर स्नेह का भाव, सम्मान का भाव, प्रेम का भाव बना रह सकता है कि नहीं। इस पर ही हम आगे धीरे धीरे चर्चा करने का कोशिश करेंगे। अभी तो हम फ्रेम खींच रहे हैं, और ये दिखना जरूरी है कि एक क्षण के लिए भी अगर हमारे अंदर अपमान आ गया, कारण चाहे भले आपका व्यवहार हो, एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर स्नेह के बदले द्वेष आ गया, कारण भले आपका व्यवहार हो, एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर प्रेम के बदले घृणा आ गई, कारण भले आपका व्यवहार हो, मेरे दुखी होने की गारंटी है, ये पहचानना जरूरी है। और मजे की बात वही है जो मैं विचार में समाधान की जगह पे कह रहा था ना, हम में से हर आदमी आज के दिन यही मानता है कि समस्या का कारण दूसरा है। किसी दो बच्चे में भी झगड़ा हो रहा होगा, दोनों को अलग अलग बुला के पूछिए गलती किसकी थी? सामने वाले की। सही है। तो हर आदमी को आज के दिन यही लगता है कि मैं तो जीना चाहता हूँ विश्वास, सम्मान, स्नेह और प्रेम के साथ ही, ये दूसरा जीने नहीं देता है। और ये दूसरा कोई बाहर से आया हुआ भूत प्रेत थोड़ी है जी, आपके लिए मैं दूसरा हूँ, मेरे लिए आप दूसरे हैं, मेरे लिए आप दूसरे हैं, आपके लिए मैं दूसरा हूँ। तो हमको ये पहचानना जरूरी है कि कहीं न कहीं हम ही लोग तो एक दूसरे के लिए समस्या के कारण बन के बैठे हुए हैं जी। और हर आदमी को यही लगता है कि समस्या का कारण मैं नहीं हूँ, आप सभी। आपको लगता है समस्या का कारण आपको छोड़ के बाकी सब हम जी। हो तो सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि उस सामने वाले से भी एक बार पूछ के देख लेना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी समस्या के कारण आप ही को मान रहा है। देखिए, अगर मान रहा है ना, अगर हम अगले को मान रहे हैं और अगला हमको मान रहा है, तब तो बात एक ही धरातल पर खड़ी है, कुछ ज्यादा समाधान निकलेगा। हम धीरे धीरे उपाय को देखने पर बात करेंगे कि क्या सचमुच हमारी तरफ से भी तो कोई चूक नहीं हो रही है, उसको पहचान के ठीक करने का काम हम कर सकेंगे। फिर दूसरे से भी चूक हो रही है तो कैसे उसका सही की तरफ ध्यान दिलाया जा सके, उस पर भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। अभी तो हमारा ध्यान दिलाने का तरीका ऐसा होता है, जैसे हम एक बच्चा अगर खेल रहा हो कुछ ठीक, और आपको लगा है कि हल्ला कर रहा है, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि नालायक दिन भर तुमको और कोई काम नहीं रह गया है, बैठ के पढ़ाई कर। ये वाक्य अगर कहें हम आपको कि नालायक दिन भर तुमको कोई काम नहीं रह गया है, बैठ के थोड़ी देर पढ़ाई कर लो,
ये सुन के आप हमारे साथ कनेक्टेड और जुड़ाव महसूस करेंगे कि हमारे साथ दूरी महसूस करेंगे? क्या महसूस करेंगे? दूरी। बच्चे भी बता देते हैं। तो ये दिखना जरूरी है कि अगर हमारे इस अप्रोच से आप हमसे दूरी महसूस कर रहे हैं तो आप आगे कोई बात हमारी सुनना भी चाहेंगे क्या? ठीक करना तो बहुत बात की बात लेकिन इसके पीछे इंटेंशन तो उसकी नहीं खराब थी, है ना? माँ की इंटेंशन तो खराब नहीं थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माँ की इंटेंशन तो खराब नहीं थी, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन आपका इंटेंशन हो दिल्ली पहुँचने का और कार लेके चल देंगे कलकत्ते की तरफ, तो दिल्ली पहुँचेंगे कि कलकत्ता पहुँचेंगे? लेकिन सर किसी इंसान के गलत होने के बावजूद हमारे मन में कब तक उसके प्रति स्नेह और प्रेम रह सकता ये भी अच्छी बात है। ये सब को हम धीरे धीरे आगे देखेंगे कि स्नेह का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब क्या है, सम्मान का मतलब क्या है। और ये सिर्फ दूसरा ही गलत है या हमारी तरफ से भी कुछ गलती हो रही। जैसे मैंने एक वाक्य कहा ना कि अगर हमको लगता तो है कि हम बड़ा बच्चे का ध्यान दिला रहे हैं, लेकिन अगर इस वाक्य से शुरू कर रहे हैं कि नालायक दिन भर तू और कोई काम नहीं बच गया है, बैठ के पढ़ाई कर ले, हमको लगता तो है कि हम बड़ा अच्छे से ध्यान दिला रहे हैं अगले का। आप देखिए ना कि आपको ये वाक्य कोई कहे तो सुन करके आप उसके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, आगे उसको सुन के उसके साथ जुड़ना चाहेंगे या उससे दूर होना चाहेंगे? क्या लगता है? दूर होना चाहिए। इतना सिंपल बात। ये भी तो है ना कि एक तो हम उसको पहले सुनने भी इतना गलत बोल रहे हैं कि नालायक, दूसरा हम अपनी वाइब्स भी इसको भेज रहे हैं, बिल्कुल। हमारी जो वाइब्स है नेगेटिव वाइब्स वो भी इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो है ना? वो तो उसको बराबर करते हैं। हम शाम को मार्केट से लौट रहे थे, आपने कहा था सब्जी लेके आना, मैं भूल जाऊँ, ठीक, और आप घर आके पहला लाइन हमको कहें कि तुमको संसार में सबका ध्यान रहता है, हमको छोड़ के। तुमको समाज के हर काम का ध्यान रहता है, परिवार का 2 काम भी कहते हैं तो ध्यान नहीं रहता है। ये सुन करके मैं आपके साथ जुड़ाव महसूस करूंगा, ठीक, या दूरी महसूस करूंगा? ये सुन करके हमको वापस लौट करके दूध और सब्जी ला देने का मोटिवेशन होगा, या ये मन करेगा कि छोड़ो यार बकवास करने दो और चादर खान के सो लो। इसी चीज पे तो सर स्नेह और प्रेम बदलता है ना लोगों का। एग्जैक्टली। तो ये पहचानना जरूरी है कि हम जो पहला वाक्य भी कह रहे हैं दूसरे को ध्यान दिलाने के लिए ना, जाने ही सही अनजाने ही सही, जिस तरीके से कह रहे हैं उससे अगले का मोटिवेशन बढ़ेगा काम को करने का या खराब होगा, ये तो देखना पड़ेगा। नहीं, कई बार याद भी रह जाती है, अगली बार से ध्यान करेंगे। है ना? बिल्कुल। पर एक बार से इसी डांट पड़ जाए तो अगली बार से ध्यान रहती है। यही होता है, नहीं होता है। आप एक्सपीरियंस मेरी है, सास ने अगर मेरे को कोई बात बोली है, मैं उसको एक बार में भूल गई, लेकिन दूसरी बार में मेरे याद रहेगी वो चीज। एकदम ठीक है। तो ये पहचानना जरूरी है कि आपको अगर डांट करके कहा जाए तब आपका ज्यादा ठीक से ध्यान जाता है, या स्नेह और सम्मान के साथ कहा जाए तब ज्यादा ठीक से ध्यान जाता है? ये सवाल अपने से पूछ लीजिए। और अगर लगता है कि डांट के कहने से ही ज्यादा अच्छा ध्यान जाता है तो खूब डांट खाइए सबसे, हमको क्या तकलीफ है? रोटी सब्जी ना खाइए, डांट ही खाइए। और क्या, हमको क्या तकलीफ है? अक्सर ही इसमें ऐसे होता है, जैसे मान लो कोई जॉब करता है, वहाँ भी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ सर मान लो 8 लोग हैं, तो कुछ टाइम बाद ना जो भी डिपार्टमेंट को देखता है HOD होगा, वो सबको समझ जाएगा कि ये बंदा है, इसको आराम से बोलेंगे काम कर देगा। लेकिन कुछ लोग होंगे वो जब तक उन्हें डांटो ना वो काम नहीं करते, उनको बोलना पड़ता है। क्या पता हमारे बारे में भी लोग ऐसा ही मानते हो कि नालायक लेकर डांटे नहीं सुनते। देखते हैं अभी एक एक करके। मैं तो सिर्फ इतना ही बात अभी कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी कारण से अगर अपमान आएगा, विरोध आएगा, क्रोध आएगा, घृणा आएगी, दूसरे के दुख का कारण बाद में बनेगी, अपने हाँ, दुखी होने की गारंटी। ये तो गारंटी। ये पॉइंट मतलब खुद से शुरू करना है। दूसरे से ऐसे भी नहीं कर सकते जी। मैं बार बार कहता हूँ कि हमको गणित नहीं आता हो, आपको गणित सिखा देंगे, ये संभव है क्या? हमको अंग्रेजी बोलने नहीं आती हो, आपको अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे, ये संभव है क्या? तो जो बदलाव हमने अपनी जिंदगी में खुद अपने में नहीं किया हो तो वो आप में ला देंगे, ये कभी संभव है? मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आपका बड़ा बच्चा घर में कोई गलती करता हो, ठीक, तो हम क्या करते हैं? हम पहले एक बार बोलते हैं,
नहीं सुनता है दोबारा बोलते हैं, नहीं सुनता है तीसरी बार थोड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं, फिर भी नहीं सुने तो चौथी बार थप्पड़ मारते हैं। अगर हम अपने बड़े बच्चे के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं तो हम अपने बड़े बच्चे को साथ में ये भी सिखा रहे हैं कि तुम्हारा छोटा भाई या बहन तुम्हारी बात नहीं माने तो तुमको क्या करना, तुमको 2 बार नॉर्मल बोलना है, तीसरी बार ऊंची आवाज में बोलना है, चौथी बार उसको थप्पड़ मारना। ये तो सिखा रहे हैं ना जी हम, विद ऑल गुड इंटेंशन ये तो सिखा रहे हैं। और बच्चा अगर आपसे ज्यादा होशियार होगा तो वो 2 बार कहने को ऊंची आवाज को छोड़ के सीधा थप्पड़ से शुरू करेगा, क्योंकि उसमें भी निष्कर्ष निकाल दिया होगा कि पहले 3 से तो काम हो नहीं रहा है, काम तो चौथे से होता है, तो क्यों समय खराब करें, सीधा थप्पड़ से शुरू करें। तो ये पहचानना जरूरी है कि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा तरीका जो आज के दिन हो गया है दूसरों को ध्यान दिलाने का, सिखाने का, करने का। और जो प्रश्न पूछ रही दीदी कि कब तक ऐसा करते रहेंगे, ये जिस तरीके से अभी हम अप्रोच कर रहे हैं ना, हमको ये दिखना जरूरी है कि वो तरीका अपने आप में दोषपूर्ण है। वो तरीका ऐसा है जिससे हम अपने ही हाथ से अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी लगा, जो थोड़ा बहुत भी ठीक होने की संभावना थी वो हमारे तरीके के कारण और खत्म हो गया, और खत्म हो गया। आप का बच्चा कमरे से बाहर निकले, लाइट और फैन जलता हुआ छोड़, आप उसको शुरू करिए कि बेवकूफ, लापरवाह, 3 महीने से कह रहा हूँ तुमको अभी तक तकलीफ सुनाई नहीं दे रही है, बिजली का बिल भरना पड़ेगा तब पता चलेगा तुमको। ये वाक्य सुनने से वो आपके साथ जुड़ाव या संबंध महसूस करता है और उसको लौट के लाइट और फैन ऑफ करने का मन होगा या भाग जाने का मन होगा, कोई भी बता देता है। इस सारी चीज में एक समस्या है जी। हम तो गलती होती मास्टर को पीटे थे और फिर घरों थे, पिताजी भी पीटते थे, तो हम तो पीट पीट कर ठीक हुए। तो हमें अपने आप को सुधारने के लिए बहुत समय चाहा, क्योंकि पिटाई से ही ठीक हुए। हम आजकल जनरेशन में ये है कि टीचर जो है बच्चे की तरफ आंख निकाल के भी नहीं देख सकता। ठीक है, आज के जनरेशन से पूछ के देखिएगा किसको ज्यादा ठीक मानती है, अपने आप को कि आपकी वाली जनरेशन को। हम सबको लगता है कि हम ठीक हो गए पीट पीट के, शायद अपनी अगली पीढ़ी को लगता है कि और पिटाई की जरूरत थी, ये ठीक नहीं हो पाए। देखिए हम सबको ये लगता है कि हम तो ठीक है, समस्या दूसरे में। जी हाँ श्योर। पनिशमेंट जो है 2 तरह का होता है, एक तो रिफॉर्मेटिव है जी, एक विंडिक्टिव है जी। तो अगर रिफॉर्मेटिव फॉर्म में उसको दिया जाएगा तो बच्चा ये फील नहीं करेगा जी, और विंडिक्टिव फॉर्म में दिया जाएगा तो डेफिनेटली फील। जी। तो मैं देखिए मैं निष्कर्ष बता दूं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो आप अपने बड़े बच्चे के साथ कर रहे हैं वही आप उसको सिखा रहे हैं अपने छोटे के साथ करना। तो वो छोटे को बुला के थप्पड़ मारे तो उस समय ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम नालायक हो गए, उस समय ये देखने की जरूरत है कि हमने तुमको ये सिखाया है। हम अभी के लिए तो इतनी ही बात कह रहे हैं, आगे देखेंगे धीरे धीरे कि कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, कैसे ठीक हो सकती है। नहीं सर आप 100% सही हैं, पर हमारी प्रैक्टिस में जो आ गया है, जो परंपरा में मतलब चल रहा है, उसको बदलना आसान नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन आप सुने होंगे बायोलॉजी में जी, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन हमने साइकिल चलानी सीख ली है तो पहले ठीक है। ये सारा एक्वायर्ड है हमारा हैबिट्स, और वो एक्वायर्ड फिर बदलने के लिए फिर दूसरा एक्वायरमेंट चाहिए। एकदम ठीक कह रहे हैं आप, मैं इस बात से सहमत हूँ कि अभी हमारा आदत और तरीका एक तरह का बन गया है। एक बार अगर हमको ये दिखना शुरू हो जाए, जो मैंने पहले कहा कि एक बार ये दिखना शुरू हो जाए कि भले ही हम बढ़िया रोड पे चलने के अभ्यस्त हो गए हैं, ड्राइविंग भी अच्छी कर रहे हैं, सड़क अच्छी है, लेकिन वो जा रही है कलकत्ता और जाना है हमको दिल्ली, ये बात अगर दिखना शुरू हो जाए ना तो किसी दिन हमारा मन बनेगा ब्रेक लगाने का, गाड़ी वापस मोड़ने का और दूसरे डायरेक्शन में चलने का।
मेहनत तो लगती है इसमें, मैं उसको मना नहीं करूंगा। तो पैटर्न बदल रहा है। एग्जैक्टली मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि एक पैटर्न हमारा बन गया है। एक बार ये दिखना शुरू हो जाए कि ये जो बना हुआ पुराना पैटर्न है ये हमको भी इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है और दूसरों को भी इरिटेट और परेशान कर रहा है, तो नए पैटर्न पर हम कुछ सोचने का काम शुरू करें। ये नया पैटर्न संभव है कि नहीं, हो भी सकता है कि नहीं, अभी धीरे धीरे हम उस पर बात करेंगे। पर जरूरत तो दिखती है ना, जरूरत तो दिखती है ना, उस नए पैटर्न की जरूरत। पुराने पैटर्न पर चल करके कहीं न कहीं हमारे लिए भी वो तनाव का, पीड़ा का, परेशानी का कारण बनता है और जिसके साथ हम उस तरह का व्यवहार और आचरण करते हैं उसके लिए भी पीड़ा और परेशानी का कारण बनता है। तो सोचना शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं नए पैटर्न संभव है कि नहीं है, वो सबके साथ देखेंगे ना। तो एक आखिरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि एक विकसित आदमी के लिए ये जरूरी है कि वो वास्तविकताओं को ठीक ठीक समझ करके जिए और स्वीकारे, या बिना जांचे परखे मान्यताओं को अपने में इकट्ठा कर ले और जिए। आप अपने से ही पूछ के देखिए कि आप चीजों को जांच परख करके ठीक ठीक समझना चाहते हैं या बिना जांचे परखे कोई कुछ कह दे उसको मान लेना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? है ना, होता हमारे साथ सेकंड ऑप्शन है। ये जो कह रहे हैं ना, ये जब बच्चे कह रहे हो ना, तो ये दिखना जरूरी है कि इस वाक्य का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि बड़े समझदार नहीं होने के बावजूद भी अपनी सारी चीज हमारे ऊपर थोपते रहते। तो हम जो बड़े मानते हैं ना कि लाभ जूते खा के हम ठीक हो गए हैं, इतने भी ठीक नहीं हुए हैं, ये दिखना जरूरी है। ये दिखना जरूरी है। और इसमें ये भी बात है कि पहले के लोगों को ये लगता था कि सिचुएशन अलग है, पहले अलग तरीके से लाइफ चलती थी, अब बदल चुका है। लेकिन पहले के लोगों को ये लगता है कि अब भी वैसे ही चलता है जैसे पहले चलता था, है ना। यहाँ गलती है, लेकिन वो चीज़ें थोपते हैं कि ये चीज़ पहले भी ऐसी चलती थी, अब भी ऐसी चलती है, लेकिन वैसे नहीं होता है। पहले लोग फ़ोन नहीं चलाते थे, अब लोग फ़ोन में पढ़ाई फ़ोन पे हो गई है। ऑनलाइन कोई चीज़, जैसे अभी देहरादून में बाढ़ आई थी, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, स्कूल बंद हो गए थे, तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। अब हमारे जो नाना जी हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ तो स्कूल में कैसे पढ़ते हो, कैसे होती है ऐसे पढ़ाई, लेकिन इसमें दिक्कतें आती हैं फिर लेकिन फिर वो थोपते हैं कि जो है ये चीज़ हमारे ऐसी ही होती है। ये यहाँ दिक्कत है सर, समय के साथ चेंज नहीं होना चाहते लोग। आएंगे हम इन सभी एक एक मुद्दों पर आएंगे, पर एक छोटी सी बात तो अभी तक देख सकते हैं कि जितनी बात अभी तक हम लोगों ने की कि एक मानव सुखी होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, ये सिर्फ बच्चे के लिए सही है या बड़े और बूढ़े के लिए भी उतना ही सही है? सबके लिए सही। सुविधा का सदुपयोग, व्यवहार में न्याय, विचार में समाधान, भाव में विश्वास, सम्मान, स्नेह और प्रेम और अपने में ठीक ठीक समझदारी, ये सिर्फ बड़े चाहते हैं, सिर्फ बूढ़े चाहते हैं, सिर्फ बच्चे चाहते हैं या हम सभी चाहते हैं? तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, जितनी भी बातें यहाँ पे की जा रही हैं उसको हम समझते जाते हैं, तो सब तरह के भेद जो अभी हमने मान रखे हैं ना कि जेनरेशन के आधार पर हमने गैप मान रखा है, जेंडर के आधार पर गैप मान रखा है, जाति के आधार पर गैप मान रखा है, धर्म और भाषा के आधार पर गैप मान रखा है, वो सब गैप समाप्त होता हुआ दिखाई देता। तो अपने से बार बार ये पूछने की जरूरत है कि हम स्वयं में ठीक ठीक समझ करके जीना चाहते हैं या बिना समझे कुछ कर दें ऐसा चाहते हैं। जो दीदी कह रही ना कि भाई अभी होता ऐसा है कि बिना जांचे परखे मान लूं मैं, ऐसा लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं या चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी ये करने के लिए हमको बाध्य किया जाता है, दो में से एक चीज होगा, या तो बाहर से हम उसको करेंगे तो भी अंदर से विरोध में बने रहते हैं, बाहर से भले हम उसको करते रहेंगे अंदर से विरोध बन रहा है, या विरोध ज्यादा हो जाता है तो बाहर भी करने से मना कर देते हैं। जब तक थोड़े छोटे हैं ये लगता है कि मारपीट हो सकती है, दंड मिल सकता है, तब तक तो कर देते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो करना बंद करके जवाब देना शुरू कर देते हैं।
तो ये दिखना जरूरी है। छोटे से छोटे बच्चे से भी आप पूछ के देखिए, 5-6 साल के बच्चे में भी जिसने भाषा थोड़ी सीख ली हो, आप उससे पूछ के देखिए कि समझदार होना चाहते हो कि बेवकूफ होना चाहते हो, आसानी से उत्तर दे। आप उससे पूछ के देखिए कि चीजों को जांच परख करके समझ के स्वीकारना चाहते हो या बिना जांचे परखे मान लेना चाहते हो। छोटा बच्चा भी आज के दिन मानने को तैयार नहीं है, आज के दिन मानने को तैयार नहीं। क्यों जी? आपसे पूछ लेते हैं, क्या ठीक है, समझदार होना कि बेवकूफ होना? समझदार होना कि नहीं? पक्का? चीजों को जांच परख करके समझना चाहते हो कि बिना जांचे परखे मान लो ऐसा चाहते हो? जांच परख के समझना चाहते हो। उत्तर बहुत साफ है। इतनी पूरी बात को अगर समेट के देखने जाए ना, तो ये दिखता है कि समझने की जगह पर क्या क्या समझने की जरूरत है। तो मानव के रूप में स्वयं को समझने की जरूरत है, परिवार में हम कैसे व्यवस्थित होकर जी सकते हैं इसको समझने की जरूरत है, समाज को समझने की जरूरत है, और इस पूरे प्रकृति अस्तित्व को हमको समझने की जरूरत है। इसमें से जिस जगह को भी समझने का काम हम छोड़ देंगे, वहां समस्या शुरू हो जाएगी। जाने अनजाने आज के दिन भी हमारा जीना इन सब जगहों पर कहीं न कहीं हो ही रहा है। परिवार में अनेक तरह से हम जी ही रहे हैं, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, पुत्र पुत्री के साथ, मित्रों के साथ हमारा जीना हो ही रहा है। समाज से हम इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, हमारे जरूरत की 20 चीजें समाज से ही मिलती हैं। हमारा बच्चा समाज के ही किसी स्कूल में पढ़ रहा है, बीमार होते हैं तो इलाज करवाने का काम समाज में ही किसी हॉस्पिटल में हम करा रहे हैं। प्रकृति के साथ हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब के साथ हमारा जीना हो ही रहा है, क्योंकि हमारा खाना, हमारा कपड़ा, हमारा घर, ये सारी चीजें हमको प्रकृति से ही मिल रही हैं। कहाँ से मिलती? अपने में हमारा जीना होता ही है, क्योंकि अपने अंदर कुछ न कुछ सोच, कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ भाव, कुछ न कुछ इच्छा अपने अंदर चल ही रही होती है। और ये दिखता है कि अपने अंदर ही उलझन होने लगे, तनाव होने लगे, फ्रस्ट्रेशन होने लगे, डिप्रेशन होने लगे, परेशानी होने लगे, तो वो हमारी दुख का, हमारी पीड़ा का कारण बनने लगे। तो समझने की जगह पर स्वयं को, परिवार को, समाज को और इस प्रकृति को, अस्तित्व को समझने की जरूरत है। इसको समझ करके जब हम जीते हैं, तभी हमारे सुख समृद्धि पूर्वक जीने की निरंतरता हो सकती है। इसमें जिस जगह पर भी समझने में चूक हो जाए, वही समस्या शुरू हो जाए। परिवार में व्यवस्थित होकर कैसे जिए इसकी समझ नहीं होगी तो परिवार में शिकायत होने ही वाली। समाज में व्यवस्थित होकर के जीने की समझ अगर हम सब में नहीं होगी तो शिकायत होने ही वाली है। प्रकृति के साथ व्यवस्थित होकर जीने की समझ नहीं होगी तो प्रकृति में अभी प्रदूषण की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या, संसाधन के अभाव की समस्या, रिसोर्स डिप्लीशन की समस्या होने ही वाली। तो जितनी बात मैंने अभी तक की ना, जितनी बात मैंने अभी तक की वो एक व्यक्ति के संदर्भ में की। अब थोड़ा परिवार और समाज के संदर्भ में भी देख लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं। ये समाधान या समझदारी हर व्यक्ति में हो या व्यक्ति समस्याग्रस्त रहे। समाधान हो, समझदारी के साथ, समाधान का मतलब समझदारी के साथ ठीक भाव और ठीक विचार से आदमी जिए, कि चीजों को ठीक ठीक समझ करके अपने में विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव के साथ जिए और किसी भी परिस्थिति में ठीक जीने के रास्ते क्या हो उसके उपाय को ढूंढ पाए, ये समाधान का मतलब। ऐसे ही परिवार के रूप में आप देखिए, समृद्धि से, प्रोस्पेरिटी से जीना चाहते हैं या अभाव में, दरिद्रता में जीना चाहते हैं? समृद्धि से जीना चाहते हैं। ये समृद्धि हर परिवार की जरूरत है या कुछ परिवारों में समृद्धि हो जाए बाकी सब अभाव में जीते रहे, उससे काम चल जाएगा? हर परिवार की जरूरत दिखाई देती है। ये परिवार में समृद्धि की बात इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी परिवार में देखेंगे ना,
कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ बीमार होते हैं। ये जरूरतें सबकी पूरी होनी जरूरी है या किसी की छूट जाए तो भी चलेगा? सबकी पूरी होनी जरूरी है। तो परिवार में समृद्धि को देखने से सुविधा ये होती है कि एक बच्चा जो अभी खुद सुविधा का उत्पादन नहीं भी कर रहा है, परिवार में दूसरे लोग उसके बदले उसके लिए कर देते हैं। हम जब बीमार हो गए हैं, हम खुद सुविधाओं का अभी उत्पादन नहीं कर सकते, अपनी जरूरत की चीज़ों को भी नहीं कर सकते, एक दूसरा आदमी हमारे बदले हमारी सेवा भी कर देता है, उन कामों को भी कर देता है। ऐसे ही हमने किसी समय बहुत सुविधा का उत्पादन किया था, लेकिन आज हम बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आज हम नहीं कर सकते हैं, तो परिवार में दूसरे लोग उन सुविधाओं के उत्पादन को कर पाते हैं, तो हर परिवार में समृद्धि हो सकती है। समृद्धि को व्यक्ति में देखने के बदले परिवार में इसीलिए देख रहे हैं कि हर तरह के लोगों की आवश्यकता पूरी हो सके। बच्चे की भी, बूढ़े की भी, बीमार की भी, रोगी की भी, स्वस्थ की भी, सबकी आवश्यकता के पूरा होने का प्रावधान संभव है। ऐसे ही आप समाज की जगह से देखिए कि हम समाज में अभय का, विश्वास का, प्रेम का वातावरण चाहते हैं या भय और शंका का वातावरण चाहते हैं। आज के दिन हम बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए, और अगर हमको लग भर ये जाए, सिर्फ इतना लगने लगे अपने में कि ये दुकानदार हमको गलत सामान देके अधिक पैसा ले सकता है, हमको ठग सकता है, तो हमारे अंदर भय होता है कि अभय होता है? भय होता है। रहना हम भय में चाहते हैं कि अभय में चाहते हैं? अभय में चाहते हैं। तो कहीं न कहीं समाज का वातावरण ऐसा बनने की जरूरत है कि हर आदमी अभय के साथ, विश्वास के साथ जी सके, भय से मुक्त हो सके। ऐसे ही प्रकृति के साथ आप देखिए कि सहअस्तित्व में परस्पर पूरकता में जीना चाहते हैं या प्रकृति को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं। सहअस्तित्व का मतलब है साथ साथ जीते हुए एक दूसरे के लिए पूरक हो पाना, कॉम्प्लीमेंट्री हो पाना, सहयोगी हो पाना। तो आप देखिए कि प्रकृति के साथ जब हम पूरक होकर के, सहयोगी होकर के, कॉम्प्लीमेंट्री होकर के जिएंगे, तब हमारा जीना ठीक हो पाएगा, या प्रकृति को हम एक्सप्लॉइट करेंगे, शोषण करेंगे, तब हमारा जीना ठीक होगा? क्या करेंगे? तो ये दिखता है कि अब लौट के अपने से पूछिए कि विकसित परिवार या समाज हम किसको कहेंगे, जहां हर व्यक्ति समाधान में जीता हो कि समस्या में जीता हो, हर परिवार समृद्धि में जीता हो कि अभाव और दरिद्रता में जीता हो, हर पूरा समाज अभय में हो या भय में रहे, प्रकृति के साथ जीते हुए सहअस्तित्व और परस्पर पूरकता हो या शोषण। अपने से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि इसमें से विकसित हम किसको? तो जहाँ से चर्चा हमने शुरू की थी ना, उस जगह पर हम बात कर रहे कि विकसित मानव, विकसित परिवार, विकसित समाज का मतलब क्या होगा। तो विकसित समाज उस समाज को हम कह पाएंगे जहाँ हर व्यक्ति में समझदारी हो, समाधान हो, हर परिवार में समृद्धि हो, समाज में अभय का, विश्वास का वातावरण हो, और प्रकृति के साथ सहअस्तित्व पूर्वक, परस्पर पूरकता पूर्वक, म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्रीनेस के साथ हम जी पाए, तो ऐसा परिवार और समाज को हम विकसित परिवार और समाज कह सकते हैं। समाधान के बदले समस्या हो, समृद्धि के बदले हम अभावग्रस्त हों, अभय के बदले भय का माहौल हो, और सहअस्तित्व के बदले शोषण और संघर्ष का माहौल हो, तो हम इसको विकसित परिवार और समाज कह सकते हैं? तो जितनी बात हमने की अभी तक, उसमें देखेंगे तो ये समझ में आता है कि विकसित परिवार और समाज के मूल में मानव का विकसित होना चाहिए। मानव विकसित नहीं होगा, मोबाइल अच्छा हो जाए, कुर्सी टेबल अच्छा हो जाए, घर अच्छा हो जाए, बिजली पानी अच्छे हो जाए, सड़क अच्छे हो जाए, काम चलेगा? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिजली पानी के इंतजाम नहीं हो, जरूर होने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घर अच्छे नहीं हो, जरूर हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोबाइल अच्छे नहीं हो, जरूर हो। लेकिन वो सब के साथ में अगर आदमी ठीक नहीं होगा, मानव विकसित नहीं होगा, तो परिवार और समाज के विकसित होने की तो संभावना भी नहीं।
बेस ही ठीक नहीं होगा तो ऊपर बिल्डिंग कितना भी हम बनाएंगे वो कभी भी ठीक हो सकता है। तो पूरी बात को समेट के देखेंगे ना, जितना पीछे हमने बात किया कि विकसित मानव का स्वरूप क्या हो, उसको समेट के इतनी बात लिखी हुई है कि एक विकसित मानव वो है। अब उल्टे साइड से इसको देखना यानी सीधे साइड से देखना ज्यादा ठीक है कि एक विकसित मानव वो है जो स्वयं में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में व्यवस्थित होकर कैसे जिया जाए, हार्मनी के साथ कैसे जिया जाए, संगीत में कैसे जिया जाए, उसकी समझ रखता। एक विकसित मानव वो है जो स्वयं में ठीक ठीक जीने की, परिवार में ठीक ठीक जीने की, समाज में ठीक ठीक जीने की, प्रकृति और अस्तित्व के साथ ठीक ठीक जीने की समझ रखता हो। ये विकसित मानव का पहला है। समझ ठीक होने से ही हमारा भाव ठीक हो सकता है। हम अगर समझने की जगह पे ही आपको अपने विरोधी के रूप में पहचान लें तो भाव स्नेह का आएगा कि विरोध का आएगा? विरोध का आएगा। समझने की जगह पर अगर हम आपको अपने संबंधी के रूप में देख पाते हैं, आपको अपने सहयोगी के रूप में देख पाते हैं, तो भाव आपके लिए स्नेह का आएगा कि विरोध का आएगा? ये पहचानना जरूरी है कि चीजों को ठीक ठीक समझना ही हमारे सही भाव का आधार बनता है। समझने में अगर चूक हो गई तो भाव में चूक होना ही होना है। समझने की जगह पर ही अगर चूक हो गई, हमने मान्यता इकट्ठा कर लिया कि हर आदमी यहाँ मेरा विरोधी है, दूसरों को कुचल के ही हमको आगे बढ़ना है, हर आदमी हमारी जिंदगी में समस्या पैदा करने के लिए है, हर आदमी हमको जिंदगी में कभी भी परेशानी, समस्या पैदा कर सकता है, इस मानसिकता के साथ ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भाव एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह का आएगा या अपमान और विरोध का आएगा। तो सही समझ होने के साथ सही भाव के होने की संभावना है। और हम अपने में ये बात देख सकते हैं कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, यही भाव हमको सहज रूप में स्वीकार होते हैं। एक क्षण के लिए भी अपने अंदर अपमान आए, विरोध आए, क्रोध आए, ईर्ष्या आए, घृणा आए, नफरत आए, तो वो हमारे दुख का, हमारी परेशानी का, हमारी पीड़ा का कारण है। इन भावों के साथ जीना संभव है कि नहीं, उसको हम देखेंगे अभी धीरे धीरे आगे। पर इतना समझना जरूरी है कि चीजों को ठीक ठीक समझने के आधार पर ही भाव के ठीक होने की संभावना है। अगर समझने की जगह पर ही चूक हो गई तो भाव में तो समस्या होने ही वाली। अगर समझने की जगह पर ही हमारी मान्यता ये बन गई कि हर दूसरा आदमी हमारा विरोधी है, तो भाव किसका आएगा, स्नेह का कि विरोध का? विरोध का। तो समझ के साथ भाव के ठीक होने की संभावना हो सकती है, उस पर अभी हम देखेंगे। ऐसे ही विचार में देखिए, अगर हमारा आपके प्रति सम्मान का भाव होता है तो विचार इस बात का चलता है कि सम्मान को कैसे व्यक्त करें। अगर हमारा भाव आपके प्रति स्नेह का होता है तो विचार इस बात का चलता है कि स्नेह को कैसे व्यक्त करें। इसके विपरीत अगर भाव में अपमान आ जाए, विरोध आ जाए, तो सारा विचार इस बात का चलता है कि अपमान और विरोध को कैसे ठीक से करना है, कैसे बदला ज्यादा ठीक से लेना है। विचार सारा उस अर्थ में चलता है। तो एक बार अगर भाव ठीक होता है तो विचार के समाधान के अर्थ में चलने की संभावना है। भाव ही अगर खराब हो गया, भाव में ही अपमान आ गया, विरोध आ गया, क्रोध आ गया, घृणा आ गई, नफरत आ गई, विचार में समाधान के होने की संभावना भी नहीं बनती। संभावना नहीं। विचार में एक बार समाधान हो, जिसका मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में ठीक जीने के रास्ते को हम देख पाते हैं, तभी व्यवहार में न्याय की संभावना। अगर भाव में ही स्नेह के बदले विरोध है, विचार इस बात का चल रहा है कि विरोध कैसे एक दूसरे के साथ ठीक से करेंगे, तो व्यवहार में न्याय होने की संभावना ही नहीं है, अन्याय ही तो होगा। हम आपका विरोध करेंगे, आप हमारा विरोध करेंगे।
उसी तरह से व्यवसाय जो प्रकृति के साथ हम करते हैं, वहाँ नियमों का ध्यान रख करके उत्पादन और सदुपयोग अगर हम करते हैं तो हम भी समृद्ध हो सकते हैं, प्रकृति भी संतुलित हो सकती है। अगर नियमों को ध्यान नहीं रख करके हम उत्पादन कर रहे हैं, प्रकृति के नियमों को तोड़ के उत्पादन कर रहे हैं और सदुपयोग के बदले दुरुपयोग या भोग कर रहे हैं, तो हम अभावग्रस्त होने ही वाले हैं। समृद्धि के बदले अभाव होने ही वाला है। शरीर स्वस्थ रहने के बदले बीमार होने ही वाला है। प्रकृति संतुलित रहने के बदले असंतुलित होने ही वाला है। और बात हम इतना कह रहे हैं कि एक मानव के रूप में अगर विकसित होने को देखने जाते हैं तो इतने आयाम में विकसित होने की जरूरत है। धीरे धीरे हम इसमें से एक एक का विस्तार करने का काम करेंगे और 7 दिन में हम ये कोशिश करेंगे कि इन सभी आयामों में व्यवस्थित होकर के कैसे जिया जाए उसको हम देख सकें, पहचान सकें, ताकि हमारा व्यवसाय भी ठीक हो सके, हमारा व्यवहार भी ठीक हो सके, हमारा विचार भी ठीक हो सके, हमारा भाव भी ठीक हो सके और हमारा समझ भी ठीक हो सके। आप लौट के इस बात को देख सकते हैं कि इसमें किसी भी जगह पर अगर जीना ठीक नहीं होगा तो वो हमारी समस्या का कारण बनेगा ही, वो दूसरे की समस्या का कारण बनेगा ही। इसमें से किसी को भी हम छोड़ सकते हैं। एक बार इतने को देख लीजिए। ये स्टार्टिंग वाला ठीक है, समझ, मान लो कोई भी हो तो समझ है, उसको समझ सब है, अच्छे बुरे की वो सब देखता है फैमिली में, तो उसका भाव सही नहीं है। उसको समझ तो है, उसको साफ दिखाई देता है कि ये गलत हो रही है, ये चीज़ें गलत है, तो उसका भाव नहीं है। तो भाव नहीं है तो विचार भी नहीं होगा, फिर वो आगे की चीज़ें भी सही नहीं चलेगी। लेकिन समझ थी उसके बाद वही जिसको आप कह रहे हैं समझ थी ना, अभी धीरे धीरे हम उसकी डिटेलिंग करेंगे कि क्या सचमुच उसमें समझ थी या कुछ हिस्सा था कुछ हिस्सा नहीं था, उसको हम विस्तार करेंगे धीरे से। पर ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाव ठीक नहीं होगा तो इधर विचार व्यवहार व्यवसाय सब ठीक है। की बात नहीं है कि मतलब आदमी पता है ठीक नहीं है, सही मतलब मैं ये चीज ठीक है और ये ठीक नहीं है, देखो जो दुनिया में चल रहा है वो ठीक नहीं वाले के साथ साथ है, वही जो माहौल चल रहा है। आगे बढ़ेंगे हम तो धीरे धीरे देखेंगे इस बात को, या तो जमाने के साथ आगे बढ़ेंगे ना हम लोग तो धीरे धीरे देखेंगे इस बात को कि चीजें ठीक होते हुए भी समाज के ढर्रे में हम चल देते हैं या अन्यथा चल देते हैं। उसका कारण ये होता है कई बार कि ठीक जीने में हमको अपना सुख दिखाई नहीं देता, अपना शुभ दिखाई नहीं देता है। सही के साथ उसमें सुख दिखना, शुभ दिखना भी जरूरी है। करेंगे हम आगे धीरे धीरे उसकी डिटेलिंग कि चीजों की समझ होने का मतलब है हम उसको ठीक ठीक देख पाते हैं और उसमें अपना सुख अपना शुभ देख पाते हैं। अगर हमको चीजें ठीक कुछ और लग रही हो, सुख कहीं और लग रहा हो, तो जीने में मुश्किल तो होने ही वाली, कठिनाई होने ही वाली। तो जब हम समझ पर बात करेंगे तो हम इसको डिटेल करके देखने का काम करेंगे कि वास्तव में सही समझ के साथ जीने से सुख होता है या अपना मनमानी करके जीने से सुख होता है। नहीं सर, ये भी तो है इसमें कि अगर समझ ही सही नहीं है तो भाव अच्छे कैसे होंगे उसके। जी अगर जैसे ये बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं यहाँ पर कि समझ तो है उसमें भाव, मगर भाव नहीं है उसमें, तो सर तो या तो फिर समझ में कुछ गड़बड़ है उसकी। वही अगर हमारी जगह से पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि समझ अधूरी है कि नहीं, उसको भी हम धीरे धीरे डिटेल आउट करके देखने का काम करेंगे। क्योंकि समझ सही होगी तो भाव सही होंगे। समझ के बिना भाव सही नहीं होगा, ये तो पक्का हो गया ना। अब देखते हैं कि समझ के साथ भी भाव ठीक हो सकता है कि नहीं, उसको देखने का काम करेंगे। बस इतना तो पक्का हो गया कि समझ के बिना तो भाव ठीक नहीं होगा। समझ ठीक कैसे होगी? जी समझ ठीक कैसे होगी? समझने के लिए समय और प्रयास लगाने से समझ कैसे ठीक होगी। आता पिछला जो उन्होंने पूछा है उसको पूरा करना है। कोई भी चीज आपको साइकिल चलाना कब आएगा? जब आप उसके सिद्धांत को समझेंगे, कुछ समय और प्रयास उसके लिए लगाएंगे। आपको कार की ड्राइविंग कब आएगी? जब आप ड्राइविंग के सिद्धांत को ठीक समझेंगे, कुछ दिन समय और प्रयास लगाएंगे। आप खाना बनाने का एक्सपर्ट होना चाहते हैं, कब आएगा?
जब आप खाना बनाने के सिद्धांत को समझें और कुछ दिन खाना बनाने का अभ्यास करें। ऐसे ही समझदारी भी तभी आएगी जब समझने के लिए परमानेंट तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी गलती ना हो। कभी गलती होगी कि नहीं इस पर तो आएंगे, लेकिन इतना तो दिखता है ना कि जितना समझते जाते हैं उतना गलती कम होती चली जाती कम तो होती चली जाती है। उतने से ही चले ना अभी। सर इसमें एक चीज़ ये लग रहा है कि मेन जो बेस है जो आप बता रहे थे तो समझ ही है जी। क्योंकि समझ डिपेंड है भाव पे, भाव डिपेंड है विचार पे, है ना। अगर मेन इनमें समझ ही ठीक है तो ये जितने भी है आपके चार ये हो रहे हैं ये तो ठीक हो सब सकते हैं ठीक है। जी। और एक चीज़ और है, अब मान लो ठीक है लिखा है सौम्य समझ, मान लो मैं अपने आप को कह रहा हूँ समझदार, लेकिन क्या पता मैं ना हूँ। मतलब अपने आप को तो सर हर इंसान समझदार समझता है, चाहे उसका नेचर कैसा भी हो। आप उससे पूछोगे ना भाई तुम कैसे हो, मतलब तुम क्या हो, क्या मैं बहुत समझदार इंसान हूँ, बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ, चाहे ना हो। तो सर सब कोई अपने को गलत तो कहता नहीं। मतलब ये बोला समझ वाला पॉइंट, तो समझदार तो सब कहते हैं कि मैं समझदार हूँ, मैं सब चीज़ समझता हूँ, देखता हूँ, चाहे फैमिली की हो, समाज की हो, वो चीज़। मतलब अपने आप को आदमी मानता है, चाहे वो ना, पर मानते सब हैं ये चीज़ें। जी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि मान लेते हैं अपने को समझदार है कि नहीं, वो सबकी धीरे धीरे जांच परख करने का काम होगी। हम करेंगे एक एक करके, समझने वाले भाग को ही हम पहले फैलाएंगे। जो भैया ने बात कही ना कि समझना ही इन सबके केंद्र में है, तो समझने वाले हिस्से को ही हम सबसे पहले फैलाने का काम करेंगे। जी सर में जो है जैसे बच्चों की शिक्षा इस पर बात आई जो है, तो ये माना जाता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर है और प्रथम शिक्षिका माँ है। और एक ज़माना वो था जब हमारे गांव में जो है अंधेरा रहता था, प्रकाश नहीं था, लोग चीड़ के छिलके या जो है मतलब कि रोशनी में पढ़ते थे, तो या माँ भी जो है तो ये अक्षर ज्ञान वाला खास करके थे, बाकी चीज़ तो सीखती भी होगी। तो उसके लिए जो है शायद स्कूलों की ज़रूरत पड़ी होगी जो है कि कोई उनको जो है इस तरह का लिखना पढ़ना या जो किताबें होंगी पढ़ा। लेकिन आज हमें देखते हैं कि खास करके प्राथमिक शिक्षा जूनियर तक की शिक्षा के लिए तो स्कूल की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे हर घर में बहुत दूरस्थ के इलाकों में सारी बेटियां, बहुएं, माताएं ऐसी हैं कि जो ठीक से पढ़ी लिखी हैं। खास करके मैं पहाड़ के बारे में जानता हूँ, मैदान की क्या परिस्थिति है उसके बारे में। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो मतलब कि अब तो ये डंडे वाले स्कूल की या जो लात से पीटने वाले स्कूल की या ये जो है हमारे पहाड़ में तो एक तरफ से जो स्कूल खोले थे, दूसरी तरफ से वो जो भूतिया हो गए जो भागे सारे जो नीचे शिक्षा के लिए ही जो है नीचे आ गए जो है। अब बहुत जो गाँव जो ऐसे खाली हो गए जो है कि जो वहाँ रहना भी चाहता है उसके लिए भी मुश्किल हो गया है कि वो रहना कि कैसे रहेगा बिना और लोगों की जो है। तो शिक्षा के लिए तो जो जब हम ये मानते हैं कि प्रथम शिक्षिका माँ है और वो वेल एजुकेटेड हो गई है छात्रा से, उसकी शिक्षा ठीक है, तो वो अपने बच्चे को वो चीज़ क्यों नहीं पढ़ा रही जिसके लिए वो जो है बड़े बड़े पैसा खर्च करके जो उसको देहरादून ला रही है या हरिद्वार ला रही है या बड़े कॉन्वेंट स्कूल में भेज रही है। बहुत एक साल का जो मतलब एक महीने का जो भारी पैसा खर्च कर रही है और उसको नहीं वो बच्चे को वहाँ भेज रही है और उससे कोई बात नहीं करना चाहती, अपने आप मोबाइल पे लगी, उसको बच्चा नहीं खाता तो उसको मोबाइल पकड़ा के लिए दिखाई इसमें खा रहे जो ये तो बड़ा गड़बड़ है जो मतलब। अब जो हमारे घर हैं जो है सारे प्रकाशवान हो गए, बिजली हो गए, सोलर का जो है बड़े जो मतलब बदल गए जो मतलब, लेकिन पूरा स्थिति जो है मतलब सारी बात आप कह रहे हैं ना, उससे पता चलता है कि बिजली हो जाना, प्रकाश हो जाना, सोलर सिस्टम हो जाना, ये पढ़ने लिखने में पढ़ना बिजली को नहीं है, पढ़ना सोलर सिस्टम को नहीं है, पढ़ना बच्चे को, पढ़ाना भी लाइट को नहीं है, पढ़ाने वाला भी एक टीचर है, एक आदमी। वो ये कह रहे हैं अब तो सब महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई, वो अपने बच्चों को खुद को नहीं पढ़ाती, इतना पैसा खर्च करके वहाँ क्यों भेजते हैं। देखिए इससे इतना ही पता चलता है कि महिलाओं को पढ़ाई लिखाई कर ली होंगी, ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा रही है ना तो उनके पास करने को कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण काम होंगे। अब क्या है उस पर आएंगे, पर ये जो समझ की जगह पर जो बात कर रहा हूँ ना,
उसको नहीं, कभी उसमें बाप को भी पढ़ाना वही चाहिए। उसे पढ़ने का अभी क्या होगा कि अभी चर्चा धीरे धीरे इस बात पर चली जाएगी कि महिला को पढ़ाना चाहिए कि पुरुष को पढ़ाना चाहिए। तो मैं वो मुद्दे की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि महिला हो या पुरुष, गणित आना एक बात है, गणित की समझ होना एक बात है, विज्ञान की समझ होना एक बात है, बच्चे को पढ़ाने की मानसिकता होना दूसरी बात है। तो कई बार तो हमको लगता है ना कि समझदारी होने के बाद भी आदमी नहीं जीता है, वो अधूरी समझ का नतीजा है। जहाँ गणित और विज्ञान तो उसको आता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने की मानसिकता भी तो समझ के साथ आए। जो टीचर है ना उनके बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, जो टीचर उनके बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। और ये रिक्वेस्ट है सर, सवाल जवाब बाद में ले, हम अपना चैप्टर पूरा कीजिए। है ना, उसी चैप्टर पर डाइवर्ट कर दिया आपने एक मिनट। पूरा डाइवर्ट कर दिया आपने। सवाल जवाब भी जरूरी हम इधर लौट आते, इधर मुद्दे से लौट आते। है। सवाल जवाब भी जरूरी है। एक मिनट, देखिए सार बात इतना है कि समझ के आधार पर जिएंगे ना तो भाव के, विचार के, व्यवहार के, व्यवसाय के ठीक होने की संभावना। अगर समझ वाली भाग पर चूक रह गया, कमी रह गई, तो इधर जीने वाले भाग में अभी समस्या होने ही वाली है। समझ ही नहीं से सबके लिए लागू होता है, सबके लिए लागू होता है। इनफैक्ट जितना जितना आप ये समझते जाइएगा ना, उतना उतना ये दिखेगा कि महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है। इस आधार पर बच्चे बड़े और बूढ़े में कोई भेद नहीं है। तो अभी जो हमको जनरेशन गैप का इतना भेद लगता है, वो भेद इसलिए लगता है कि हम मान्यताओं के आधार पर चीजों को देखते हैं, ना कि समझ के आधार पर। मान्यता के आधार पर देखेंगे, हो सकता है एक पीढ़ी में एक तरह के कपड़े पहनने की मान्यता हो, दूसरी पीढ़ी में दूसरी तरह की मान्यता के आधार पर देखेंगे तो एक पीढ़ी में हो सकता है कुछ और खाने पीने की मान्यता हो, आज कुछ और खाने पीने की मान्यता। मान्यताओं के आधार पर ये बदलाव को दिख सकता है आदमी में, लेकिन समझ के आधार पर जब देखने जाते हैं तो दिखता है कि आदमी वस्तुतः एक जैसा। हम में से कौन आदमी है जिसको भाव की जगह पर विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव स्वीकार नहीं? हम में से कौन आदमी है जो समाधान के बदले समस्या में जीना चाहता है? हम में से कौन आदमी है जो ये चाहता है कि उसके साथ न्याय के बदले अन्याय? हम में से कौन आदमी है जो चाहता है कि उसकी कमाई हुई सुविधा का सदुपयोग न होकर दुरुपयोग? हम में से कौन आदमी है जो ये चाहता है कि प्राकृतिक नियमों का ध्यान नहीं रख करके उत्पादन करें और प्रकृति प्रदूषित हो? हम में से कौन आदमी है जो अपने में समझदारी के बदले समस्याओं में जीना चाहता है, मान्यताओं में जीना चाहता है? एक आदमी नहीं, न बच्चा मिलेगा, न बड़ा मिलेगा, न बूढ़ा मिलेगा, न पुरुष मिलेगी, न स्त्री मिलेगी, न बिहार का मिलेगा, न बंगाल का मिलेगा, न यूपी का मिलेगा, न नेपाल का मिलेगा। ये जितना भेद हम बना रखे हैं ना आदमी में, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, संस्कार के नाम पर, रंग के नाम पर, रूप के नाम पर, उम्र के नाम पर, ये सब भेद खत्म होता हुआ धीरे धीरे दिखेगा आपको, जैसा जैसा एक डायमेंशन को समझने की तरफ हम बढ़ेंगे। कि मानव के रूप में समझ का ठीक होना, भाव का ठीक होना, विचार का ठीक होना, व्यवहार का ठीक होना, व्यवसाय का ठीक होना, ये सारा ही ठीक होना जरूरी। इसमें से किसी भी डायमेंशन को हम छोड़ देंगे तो हमारी समस्या एज इट इज बनी रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कमी नहीं होने वाला। तो व्यवसाय ठीक करेंगे तो व्यवसाय से जुड़ी समस्या ठीक हो जाएगी, व्यवहार से जुड़ी तो ठीक नहीं हो। व्यवहार ठीक कर लेंगे तो व्यवहार से जुड़ी हुई समस्या ठीक हो जाएगी, बाकी तो ठीक नहीं हो जाएगी। हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ ठीक हो जाए, इससे भोजन की समस्या तो हल नहीं हो जाएगी, कपड़े की समस्या तो हल नहीं हो जाएगी, घर की समस्या तो हल नहीं हो जाएगी। भोजन की, कपड़े की, घर की समस्या को हल करने के लिए तो कहीं ना कहीं भोजन, कपड़ा और घर को ही ठीक है, उसको खोल दीजिए तब होगा। लेकिन फिर तो काम नहीं करेगा ना, नहीं होगा, स्पोर्ट से नहीं होगा, स्पोर्ट ही दूसरा चाहिए होगा तभी होगा। कोई नहीं, अभी हमारा काम 10 मिनट चल जाएगा उसके बिना। तो एक बार हमको ये समझ में आता है कि व्यक्ति के लिए मूल मुद्दा समझने का है
तो अगला सवाल ये बनता है कि अगर हमको मानव के रूप में स्वयं को समझना है, परिवार को समझना है, समाज को समझना है और इस पूरे प्रकृति अस्तित्व को समझने का काम करना है, तो शुरू कहाँ से करें? मानव को समझने से शुरू करें, स्वयं को समझने से शुरू करें, या परिवार, समाज, प्रकृति और अस्तित्व को समझने से शुरू करें? स्वयं को समझने से शुरू करें, क्योंकि समझने वाला तो मैं ही हूँ। अगर मैं अपने को ही ठीक ठीक नहीं समझूंगा तो बाकी सारी चीजों को भी ठीक कैसे समझ सकता हूँ? मैं बार बार कहता हूँ कि अगर अपने समझने में ही दोष हो जाए तो बाकी सारी चीजों में भी वो दोष तो आ जाएगा। हरे रंग का चश्मा अगर हम पहने हुए हों तो संसार हरा दिखाई दे, लाल रंग का चश्मा पहन लें तो संसार लाल दिखाई दे। ये जो संसार लाल दिखाई दे रहा है और हम उसको ठीक करना चाहते हैं, तो बाहर रंग बदलने जाएंगे कि अपना चश्मा पहले ठीक कराएंगे? तो ये दिखना जरूरी है कि मानव के रूप में स्वयं को समझना सबसे पहले जरूरी है, तभी हम परिवार को, समाज को, प्रकृति को भी ठीक ठीक समझने का काम कर सकते। तो मानव के रूप में समझने की डिटेलिंग करने के पहले एक बात और करना चाहेंगे हम कि हमारी समझने की विधि और प्रक्रिया क्या है। समझने की वस्तु तो हम एक बार पहचानने का काम कर रहे हैं कि समझने की वस्तु के रूप में मानव को स्वयं को समझना है, परिवार को समझना है, समाज को समझना है और इस प्रकृति अस्तित्व को समझना है। रहने दीजिए भैया, 10 मिनट बाद कर लेंगे, 1 बजे आराम से ब्रेक में सेट कर लीजिएगा, ऑफलाइन करिए। तो ये दिखना जरूरी है कि समझने की वस्तु तो हमको पता चल गई कि मानव के रूप में स्वयं को समझना है, परिवार में व्यवस्थित होकर जीने को समझना है, समाज में व्यवस्थित होकर जीने को समझना है और इस प्रकृति के साथ हम व्यवस्थित होकर कैसे जी सकते हैं उसको हमको समझना है। समझने का पूरा फैलाव इतना है। उसके पहले ये तय होना जरूरी है कि समझने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे समझेंगे। तो जो समय हमारे पास 8-9 मिनट का बचा है उसमें हम उस प्रक्रिया पर थोड़ी बात कर लेना चाहते हैं। तो समझने की प्रक्रिया का पहला बात मैं ये कहूँगा कि जो कुछ भी यहाँ कहा जा रहा है वो आपके लिए एक प्रस्ताव है, एक प्रपोजल है, एक बात है जो प्रस्ताव के रूप में आप तक आ रही है। आप उसको माने नहीं, ना तो सही माने ना गलत माने। तो क्या करेंगे फिर? तो जांच परख करके देखें कि वास्तव में आपके लिए सही है कि नहीं। तो हमारी बात को भी ना माने और अभी तक जो दूसरी जगह से आपने किताबों से, शास्त्रों से, पुस्तकों से, लोगों से, समाज को देख करके इकट्ठा कर रखा है उसको भी ना माने। जांच परख करके देखें, जांच परख करके देखें कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। जांचने परखने का तरीका क्या होगा उसको अगर देखेंगे तो एक सिंपल तरीका है कि आप अपने से पूछ के देखें कि ये बात आपको सहज रूप में स्वीकार होती है कि नहीं। जैसे एक प्रस्ताव ये है कि संबंध में सम्मान और स्नेह के भाव से जीना सहज है और एक दूसरा प्रस्ताव कोई दे कि संबंध में अपमान और विरोध के भाव से जीना ही ठीक है। आप अपने से ये सवाल पूछ करके देख लीजिए कि संबंध में सम्मान और स्नेह का भाव आपको सहज रूप में स्वीकार होता है या अपमान और विरोध का भाव सहज रूप में स्वीकार होता है। सम्मान और स्नेह का भाव आपके अंदर बना रहता है तो उसमें आप बने रहना चाहते हैं कि उससे आप भागना चाहते हैं। अपमान और विरोध आपके अंदर होता है तब आप उसमें बने रहना चाहते हैं कि उससे आप भागना चाहते हैं। तो ये दिखना शुरू हो जाएगा कि सम्मान और स्नेह जैसे भाव ही हमको सहज रूप में स्वीकार हों, अपमान और विरोध का भाव हमको सहज रूप में स्वीकार नहीं। तो एक सिंपल टेस्ट है कि आप अपने से पूछ के देखें कि आपको सहज रूप में स्वीकार किया है और ये उत्तर पाने के लिए किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अपने लिए ही। ये बोर्ड काम नहीं करता भैया, 1 बजे ही आप करिए, आराम से छोड़ दीजिए, ये काम करेगा नहीं। अपने से एक सिंपल सवाल पूछ के देखने की जरूरत है कि हमको क्या सहज रूप में स्वीकार है और क्या सहज रूप में स्वीकार नहीं। और ये सिंपल प्रश्न पूछने के लिए
किसी बगल वाले को कॉपी झांकने की जरूरत नहीं, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं, किसी किताब को पलट के देखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब ना पढ़ें और बाकी चीजें ना करें, लेकिन अल्टीमेटली सही गलत का तय कौन करेगा? किताब तय करेगा कि आदमी तय करेगा? आदमी तय करेगा। तो मानव के रूप में हम स्वयं की जांच परख करके अपने से एक सिंपल सवाल ये पूछ सकें कि ये हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं। अगर सहज रूप में स्वीकार है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है हमको, तो प्रस्ताव हमारे लिए सही है। अगर वो नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो प्रस्ताव हमारे लिए सही नहीं। और ये बात मैं यहाँ शिविर में कही जाने वाली बातों के लिए भी कह रहा हूँ कि इसको भी आप वेरीफाई करके देखें कि ये आपके लिए सही है कि नहीं। मैं यहाँ भी ये अपेक्षा नहीं रख रहा हूँ कि आप बिना जांचे परखे इस बात को मान लीजिए। यहाँ भी इसको जांच परख करके देखने की जरूरत है कि ये आपके लिए ठीक है कि नहीं। ऐसे ही दूसरी जगहों से भी जो सुनते हैं या सुन रखे हैं, जो पढ़ते हैं या जो पढ़ रखे हैं, उसको भी जांच परख करके देखने की जरूरत है कि ये हमारे लिए सही है। पहला टेस्ट क्लियर हुआ कि जो भी कहा जा रहा है उसको प्रस्ताव के रूप में लिया जाए, और जांच परख के लिए पहला सवाल अपने से सरल सा सवाल ये पूछा जाए कि ये हमको सहज रूप में स्वीकार होता है कि नहीं। इसमें जीते हुए हम आराम में रह पाते कि नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि ऐसा जब हम दूसरे मनुष्य के साथ जीने जाते हैं तो जीते हुए दो स्थिति है, मनुष्य के साथ व्यवहार और मनुष्य के अलावा बाकी प्रकृति के साथ कार्य। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, ये व्यवहार, बाहर निकल के भी हम एक दूसरे के साथ जो करते हैं वो व्यवहार, खेत में जो करते हैं वो कार्य, गेहूं के साथ जो करते हैं वो कार्य है, गाय के साथ जो करते हैं वो कार्य है, उत्पादन है, कार्य है। तो जब हम मनुष्य के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो व्यवहार ऐसा होने की जरूरत है जिससे हमको भी सुख मिले और जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसको भी सुख मिले। दो में से कोई भी व्यवहार में समस्याग्रस्त होगा, अगर हम समस्याग्रस्त होंगे या आप समस्याग्रस्त होंगे तो व्यवहार चलेगा नहीं ज़्यादा। हम परेशान हैं तो हम उसको बदलने का सोचेंगे, आप परेशान हैं तो आप उसको बदलने का सोचेंगे। तो व्यवहार की जगह पर सही व्यवहार वो है जिसमें हमको भी सुख मिले और जिसके साथ वो व्यवहार किया जा रहा है उसको भी सुख मिले। तो दोनों का सुख अगर सुनिश्चित हो रहा है, म्यूचुअल हैप्पीनेस अगर सुनिश्चित हो रहा है तो वो व्यवहार सही है, नहीं तो वो व्यवहार सही है। तो जैसे इसी में देखिए कि सम्मान और स्नेह के साथ जब हम आपके साथ व्यवहार करते हैं तब आपको आराम मिलता है, अच्छा लगता है, सुख मिलता है, या जब हम अपमान और विरोध के साथ आपके साथ व्यवहार करते हैं तब आपको ठीक लगता है। उत्तर बहुत साफ। ऐसे ही व्यवसाय की जगह पर, कार्य की जगह पर इस विधि से हम कार्य कर सकें, वो कार्य सही है जिसमें हमारी समृद्धि हो, हमारी प्रोस्पेरिटी हो और प्रकृति की भी, नेचर की भी प्रोस्पेरिटी हो सके, तो वो कार्य सही। हमारी प्रोस्पेरिटी हो, समृद्धि हो, नेचर खराब होता चला जाए तो हम कितने दिन समृद्ध रह पाएंगे? क्योंकि लौट करके तो उसी नेचर से हमको समृद्धि मिलने वाली है। आज हम सारे पेड़ काट लें, घर में लकड़ी हो जाए, अगर नेचर को आगे समृद्ध करने का काम नहीं करेंगे तो कल लकड़ी कहाँ से आएगी, कल उसी टेबल कहाँ से बनेगी? तो ये दिखता है कि कार्य की जगह पर हमारी भी समृद्धि हो सके, प्रकृति की भी समृद्धि हो सके, तो वो कार्य सही है। व्यवहार की जगह पर हमारा भी सुख हो सके, जिस दूसरे आदमी के साथ व्यवहार कर रहे हैं उसका भी सुख हो सके, तो व्यवहार सही है। तो व्यवहार के टेस्ट होने की पहला टेस्ट है कि अपने से पूछ के देखें कि हमको ये सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं। पहला सिंपल सरल टेस्ट है और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हूँ, PhD की डिग्री, कोई जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलने आती। अपने में जांच परख करके पढ़ा लिखा भी इसको देख सकता है, अनपढ़ भी इसको देख सकता है कि ये उसको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं है। पहला सिंपल टेस्ट ये। स्थिति के टेस्ट पर वो पास होता है
तो जी करके देखने की जरूरत है। जीते हुए दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार, मनुष्य के अलावा बाकी प्रकृति के साथ कार्य। व्यवहार करते समय अगर हमको सुख हो रहा है और जिसके साथ वो व्यवहार करते हैं उसको भी सुख हो रहा है, तो व्यवहार सही, नहीं तो व्यवहार सही नहीं। कार्य करते समय अगर हमारी भी समृद्धि हो रही है और जिस नेचर के साथ हम कार्य कर रहे हैं उसकी भी समृद्धि हो रही है, उसका भी संतुलन हो रहा है, तो कार्य सही है, नहीं तो कार्य सही नहीं। लेकिन अगर आपको कोई बार नतीजा दिखाने की कोशिश करे तो आप उसके साथ में व्यवहार से एकदम ठीक बात है कि कोई आपको रोज रोज नीचा दिखाने का कोशिश करे तो तब तक उसके साथ व्यवहार कीजिए। अगर हमसे पूछोगे तो मैं तुमसे ही एक सवाल पूछना चाहूंगा कि तुम क्या चाहते हो? जिंदगी भर वो व्यक्ति तुमको नीचा दिखाता रहे, तुम भी पलट के उसके साथ झगड़ा, अपमान और विरोध करते रहो, ये चाहते हो, या वो व्यक्ति तुमको नीचा दिखाना बंद करके सम्मान के साथ जीना शुरू करे, ये चाहते हो? यही चाहते हो कि सम्मान के साथ जीना शुरू करें। तो हम धीरे धीरे इन उपायों को समझने का काम करेंगे कि दूसरे व्यक्ति का भी सम्मान और स्नेह के साथ जीने पर ध्यान कैसे दिलाया जा सकता है। ये बदलाव संभव है कि नहीं, उस पर हम देखेंगे आगे धीरे धीरे। तो हम तो अभी एकदम सिंपल कह रहे हैं कि एक दिन के लिए भी अपमान और विरोध को मत सही, एक दिन भी मत सही। कितना दिन पूछ रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ एक दिन भी मत सही। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अपमान और विरोध को नहीं सहेंगे तो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, जवाब कैसे देंगे, ताकि अगले का सम्मान और स्नेह पूर्वक जीने पर ध्यान चला जाए। वो तरीका तो सीखने की जरूरत है। अगर हमारे तरीके ऐसे हैं जो अपमान को बढ़ाने ही वाले हैं, विरोध को बढ़ाने ही वाले हैं, झगड़े को बढ़ाने ही वाले हैं, तो वो डिजाइन तो ऐसा हो गया कि आग पहले आपने लगी थी, अब हमने उसमें और लगा दिया। पहले आपने माचिस जलाई थी, हमने थोड़ा पेट्रोल और डाल दिया। अगर आपने माचिस लगाई थी और हमने पेट्रोल डाल दिया तो लौट के तो हम दोनों ही जल मरने वाले हैं कि नहीं? तो हम उन तरीकों पर बात करेंगे धीरे धीरे कि कैसे अगले का भी सम्मान और स्नेह पूर्वक जीने पर ध्यान दिलाया जा सकता है। तो हम बहुत क्लियरली कह रहे हैं एक दिन भी मत सही है। तब तक में तो लगता है फिर भी 10-20 दिन सहले, हम कह रहे हैं एक दिन भी मत सही। लेकिन बिना सहे उसको रिस्पॉन्ड करने जाएंगे, उसको जवाब देने जाएंगे, उसको ध्यान दिलाने जाएंगे, तो उसका तरीका क्या है, उस पर हम धीरे धीरे बात। अभी जो हमारा तरीका है वो तो जाने अनजाने विरोध को, अपमान को, झगड़े को और बढ़ाता ही है। मैं बार बार कहता हूँ, एक आदमी दाल पकाता है, दूसरा जाके उसमें छौंक लगा देता है। किचन में खुशबू किसकी ज्यादा फैलती है, छौंक की कि दाल की? ये पहचानना जरूरी है। व्यवहार तो पशु और जो अन्य जीव जंतु है वो भी चाहते हैं कि हम इनसे सही व्यवहार करें, है ना? बिल्कुल चाहेंगे जी। तो हम अभी तो ब्रेक करते हैं, लौट करके ये बात देखेंगे हम। आप तब तक ब्रेक में ये जांच परख करके देखिए कि चीज़ों को जांच परख करके स्वीकारना ठीक है कि बिना जांचे परखे मान लेना ठीक। और जांच परख की जो ये दो विधि कह रहे हैं कि हमको सहज रूप में स्वीकार है कि नहीं, ये सवाल पूछ के देखा जाए। वैसा व्यवहार करने से दोनों को सुख मिलता है कि नहीं, और वैसा कार्य करने से हमारी और प्रकृति दोनों की समृद्धि होती है कि नहीं, इस जांच परख करने के काम को किया जाए। हम लोग 3 बजे मिलते हैं। उसके पहले ब्रेक में आवास की व्यवस्था देख ली जाए, कुछ अनाउंसमेंट है वो देख लिया जाए।